जय हिंद दोस्तों, मैं अमरनाथ आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल फिजिक्स गुरुजी पर। आज हम बात करेंगे एटम्स के बारे में। मतलब हमारा ये नया चैप्टर रहेगा जिसमें हम कई टॉपिक डिस्कस करेंगे और आज हम इसको पूरा कंप्लीट भी कवर करेंगे। ठीक है, तो एटम्स में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं पहले वो बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले एटम्स में हम लोग पढ़ेंगे एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड का एक एक्सपेरिमेंट है जिसे बोलते हैं अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। उसके बाद हम बात करेंगे बोहर्स एटॉमिक मॉडल के बारे में, फिर उसके कुछ पोस्टुलेट्स पढ़ेंगे, फिर एनर्जी पढ़ेंगे और इसके बाद हम रेडियस, किसी भी एटम के जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा अराउंड द न्यूक्लियस तो हम उस ऑर्बिट का रेडियस भी कैलकुलेट करेंगे। और इसके बाद हम बात करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स के बारे में। ठीक है, सभी लोग कॉपी पेन निकालें और आज के दिन का पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो उसका टॉपिक का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है एटम्स। एटम्स, ठीक है। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे एक्सपेरिमेंट। किसका एक्सपेरिमेंट? रदरफोर्ड का। तो इसे लिखते हैं अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। इसको परफॉर्म करा था रदरफोर्ड के दो असिस्टेंट लोगों ने जिनका नाम था जीजर मार्सन। जीजर मार्सडन एक्सपेरिमेंट। ठीक है, पॉइंट ये आता है कि ये परफॉर्म क्यों करा गया, क्यों ये एक्सपेरिमेंट किया गया। तो इस एक्सपेरिमेंट से हम ये पता करना चाह रहे थे कि एक्चुअल में जो न्यूक्लियस है, या हम ये बोलें कि एक्चुअल में जो एटम है वो कैसा है। एटम के बारे में जानना चाह रहे हैं। ठीक है, कि एटम है कैसा, एटम का बिहेवियर क्या है। ठीक है, तो इसके बारे में जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करा उसमें इन्होंने एक सेटअप बनाया, पूरा अरेंजमेंट बनाया। उस अरेंजमेंट में क्या करा इन्होंने, एक वैक्यूम चैम्बर लिया, स्फेरिकल। कैसा लिया? स्फेरिकल। या ऐसे मान सकते हो कि अगर मैं चाहूँ तो उसका एक इतनी मोटी सी एक पूरी चादर से या पूरी इतनी लोहे की ले लें, मेटल की, ऐसे करके चारों तरफ बना सकते हैं। या हम बोले स्फेरिकल, हम यहाँ स्फेरिकल ले लेते हैं। तो कुछ ऐसा था, एक स्फेयर का सेटअप बनाया स्फेरिकल, ऐसा। ऐसा, ठीक है। और इस स्फीयर के अंदर वैक्यूम चैम्बर क्रिएट करा, मतलब वैक्यूम था। फिर इन्होंने क्या करा, एक अल्फा पार्टिकल का सोर्स लिया, रेडियो एक्टिव सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल। मतलब उस सोर्स से सिर्फ अल्फा पार्टिकल निकलेंगे और उस अल्फा पार्टिकल को किसी भी एटम के में उसको फेंका, मतलब वो लाइट को दिया। लाइट मतलब अल्फा पार्टिकल की बीम को। ठीक है, तो जो एटम लिया वो एटम जो था वो हमने गोल्ड का एटम लिया। किसका? गोल्ड का। तो गोल्ड के एटम पे इन्होंने क्या करा, अल्फा पार्टिकल की बीम गिराई। फिर देखा कुछ अलग अलग टाइप की कुछ ऑब्जर्वेशन मिले। कैसा? कुछ इस टाइप से सेटअप बनाया। यहां पे ले लेते हैं अल्फा पार्टिकल का सोर्स, इस टाइप से। यहां लिया इन्होंने लेड ब्लॉक, इस टाइप से। ये लेड ब्लॉक है। इस लेड ब्लॉक के अंदर इन्होंने रेडियो एक्टिव सोर्स रखा। किसका सोर्स? अल्फा पार्टिकल का। ठीक है, मतलब दिस इज द सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल। अब क्या होगा, अल्फा पार्टिकल यहां से निकलेंगे, अल्फा पार्टिकल इधर भी जाएंगे, अल्फा पार्टिकल इधर भी जाएंगे, सभी डायरेक्शन में। इसकी वजह से इन्होंने क्या करा, एक यहां पे ब्लॉक करने के लिए ग्लास की 2 स्लाइड लगा दी, जिसको हम कोलीमीटर भी बोलेंगे। ये ग्लास ले लिया, ऐसे कांच की 2 स्लाइड लगा दी। ठीक है, अब क्या होगा, अल्फा पार्टिकल सीधे जाएगा, इधर जाने वाले वो एब्जॉर्ब कर लेगा या रिफ्लेक्ट कर देगा। अब पार्टिकल कैसे निकलेगा? सीधे ऐसे। दिस इज द बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल। ठीक है, लेबलिंग कर देते हैं। इसका नाम है सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल, या ऐसे लिखेंगे रेडियो एक्टिव सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल। पहले हम सेटअप बना लेते हैं कि कैसे क्या सेटअप बनाया, फिर समझाएंगे इसे, है ना। फिर ये क्या है, ये ग्लास का, ये हमारा लेड ब्लॉक है, लेड ब्लॉक, इसे बोलेंगे कोलीमीटर।
ये कोलीमेटर है, ग्लास का बनेगा, वो इसलिए यूज किया गया ताकि अल्फा पार्टिकल की जो रेज है, बीम है, जो सीधे चले। इसके बाद यहाँ एक इन्होंने गोल्ड फॉइल यूज करा। किसका फॉइल यूज करा? गोल्ड का। तो ये गोल्ड फॉइल यहां लगा देते हैं ऐसा, दिस इज अ गोल्ड फॉइल, ठीक है, ऐसा, दिस इज अ गोल्ड फॉइल। तो अल्फा पार्टिकल की जो बीम जा रही थी सीधे, इसको सीधे ही जाना था, लेकिन गई नहीं है सीधे, क्या हुई, यहां से स्कैटर्ड हो गई। क्या हुई? स्कैटर्ड हो गई, इधर चली गई। कितना एंगल? थीटा एंगल पर स्कैटर्ड हुई, ठीक है। और जैसे स्क्रीन में पड़ी तो स्क्रीन में क्या कर रखा है? जिंक सल्फाइड की स्क्रीन बना रखी है। मतलब ये जो स्क्रीन है ना, ये जो पूरी बनाई हमने, इसमें जिंक सल्फाइड लगा रखा है। क्या लगा रखा? जिंक सल्फाइड, पूरी स्क्रीन में, पूरे में, पूरा जो स्फीयर बनाया ना, उसमें क्या करा? जिंक सल्फाइड की स्क्रीन लगा रखी। तो ये है हमारे पास स्क्रीन, यहां लिख सकते हैं जिंक सल्फाइड स्क्रीन, ऐसे, ठीक है। होता क्या है, जब अल्फा पार्टिकल यहां पे टकराएगा तो एक फ्लैश जनरेट करता है, जब वो जिंक सल्फाइड से कोलाइड करेगा। उस फ्लैश को डिटेक्ट करने के लिए यहां पर एक माइक्रोस्कोप लगा रखा है। क्या लगा रखा? माइक्रोस्कोप, या बोलेंगे रोटेबल डिटेक्टर, ऐसा, दिस इज अ रोटेबल डिटेक्टर। रोटेबल डिटेक्टर जिसके अंदर माइक्रोस्कोप भी है, इसके अंदर क्या है? माइक्रोस्कोप, ऐसा। और ये हमारे पास है गोल्ड फॉइल, दिस इज अ गोल्ड फॉइल। बहुत सारे सवाल आएंगे इसमें कि कैसे गोल्ड फॉइल क्यों लिया और क्या हुआ एक्सपेरिमेंट में, क्या कंक्लूजन निकले, है ना। देखिए, सबसे पहले क्या करा, एक स्फेरिकल स्फीयर ले लिया, कांच का, ग्लास का, उसके अंदर वैक्यूम क्रिएट कर दिया, ठीक है। उसी के अंदर एक लेड ब्लॉक रखा। क्या रखा? लेड ब्लॉक। पहले आधा था लेफ्ट, ऐसे हेमीस्फीयर रहा होगा, लेड ब्लॉक रख दिया, बंद कर दिया। ये लेड ब्लॉक रखा। लेड ब्लॉक के अंदर क्या कर, रेडियो एक्टिव सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल ले लिया, एक रेडियो एक्टिव सोर्स ले लिया अल्फा पार्टिकल का। अब यहां से अल्फा पार्टिकल की बीम निकलेगी, बीम इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी। हम चाहते हैं कि अल्फा पार्टिकल एकदम सीधे जाए, तो अल्फा पार्टिकल सीधे जाए, तो यहां हमने ग्लास का 2 स्लैब रख दी, जिसको कोलीमेटर बोलेंगे, ताकि अल्फा पार्टिकल सीधे जाए। अब ये सीधे अल्फा पार्टिकल गई, यहां गोल्ड फॉइल लगा दी। क्या लगा दिया? गोल्ड फॉइल। हुआ क्या, गोल्ड फॉइल में जब गया तो अल्फा पार्टिकल जैसे ही पड़ा, वो एक एंगल पे स्कैटर्ड हुआ। पॉइंट ये आता है कि स्कैटर्ड क्यों हुआ, ठीक है। और गोल्ड फॉइल क्यों लिया? तो गोल्ड फॉइल हम इसलिए लेते हैं क्योंकि गोल्ड एक ऐसा मटेरियल है जिसको हम पतली शीट में बना सकते हैं, थिन लेयर्स में, पतली शीट। सबसे पतली शीट जो बनेगी वो किसकी बनेगी? गोल्ड की। और उसके सिंगल एटम की शीट बना दी। मतलब ये शीट में सिर्फ एक एक एटम है, मान लेते हैं ऐसे, सिंगल एटम की शीट बना दी, सिंगल, ऐसा माना जाता है, सिंगल एटम की शीट है, ठीक है। तो गोल्ड फॉइल ले लिया। एटॉमिक नंबर इसका क्या है? 79। तो हैवी न्यूक्लियस भी है और एक सिंगल लेयर की, यानी कि सिंगल एटम की एक शीट मिल गई, उसको रख दिया। अब जैसे अल्फा पार्टिकल पड़ा, स्कैटर्ड हुआ। स्कैटर्ड क्यों हुआ उसके बारे में हम बात करेंगे। तो पहले आप इस डायग्राम को बना लें और सिस्टमेटिक ये समझ गए, ये वैक्यूम चैम्बर, इसे बोलेंगे वैक्यूम चैम्बर। वैक्यूम चैम्बर रखा ताकि एयर के पार्टिकल से अल्फा पार्टिकल कोलाइड ना करे, ठीक है। तो ये इसका थ्योरी वाला पोर्शन है। अब आता है इसमें पॉइंट। देखो, अल्फा पार्टिकल गए, टकराए, चले गए। पॉइंट ये आता है कि अल्फा पार्टिकल इधर क्यों गए, तो उसका कंक्लूजन निकला। कंक्लूजन कैसा आया वो देखो। तो कंक्लूजन ये आता है कि अल्फा पार्टिकल का चार्ज तो प्लस होता है। अल्फा पार्टिकल का मतलब हुआ हीलियम का न्यूक्लियस। क्या हुआ? हीलियम न्यूक्लियस बोल सकते हैं। अल्फा पार्टिकल जो है वो हीलियम न्यूक्लियस होता है, इसी को क्या बोलेंगे? हीलियम न्यूक्लियस, जिसे लिखेंगे 2He4। मतलब जो अल्फा पार्टिकल का चार्ज है वो कितना है? 2 टाइम्स, यानी कि चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल क्या हुआ? चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल क्या हुआ? 2 टाइम्स द चार्ज ऑफ प्रोटॉन। अब मास ऑफ अल्फा पार्टिकल क्या हुआ? 4 टाइम्स द मास ऑफ प्रोटॉन। ये बात सबको पता है। मतलब क्लियर हो गया कि अल्फा पार्टिकल जो है पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होता है। पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल किसी एटम से अगर एटम से पास हो, डिफ्लेक्ट कर जाए, मतलब वहां पे पॉजिटिव चार्ज जरूर होगा,
तभी तो डिफ्लेक्शन हुआ, स्कैटर्ड क्यों हुआ, इसी वजह से। तो यहां पर एक डायग्राम देख लेते हैं हम। यहां पे क्या करेंगे, एक न्यूक्लियस बनाते हैं, क्या बना, एक एटम बना लेते हैं, छोटा सा एक एटम बना लेते हैं। ये मान लेते हैं एक एटम है, ठीक है, ऐसा। अब क्या करा, एटम के बीच में हमने यहां पे बना दिया एक, यहां पर बीच में लिख दिया हमने न्यूक्लियस, इतना सा, दिस इज व्हाट, न्यूक्लियस, सेंटर पे। अब क्या हुआ, अल्फा पार्टिकल ऐसे आ रहे थे, ये आ रहे अल्फा पार्टिकल ऐसे, ये अल्फा पार्टिकल बीम आई, ये डिफ्लेक्ट कर गया। पॉइंट ये आता है कि अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट क्यों गया, अल्फा पार्टिकल, यहां लिख लेते हैं बीम ऑफ, बीम ना लिखो, अल्फा पार्टिकल की एक लाइन ले लो। ये अल्फा पार्टिकल ऐसे आया और ये डिफ्लेक्ट कर गया। पॉइंट ये आता है कि डिफ्लेक्ट क्यों कर रहा है, ठीक है। तो डिफ्लेक्ट करने का रीजन, अल्फा पार्टिकल का चार्ज कैसा, पॉजिटिव, और जो न्यूक्लियस है इसका भी चार्ज क्या आएगा, पॉजिटिव। ये कंक्लूजन है, ये कंक्लूजन है, ठीक है। चलिए फिर दूसरा एक बीम और ली अल्फा पार्टिकल की, ये भी डिफ्लेक्ट कर गया, ये ज्यादा एंगल से डिफ्लेक्ट कर रहा है। डिफ्लेक्ट ज्यादा क्यों कर रहा है, क्योंकि डिस्टेंस क्या हो गई, कम। अगर डिस्टेंस कम हो जाती है तो फोर्स क्या लगता है, ज्यादा, और यहां डिस्टेंस क्या है, ज्यादा, तो फोर्स क्या लगेगा, कम, ठीक है। फिर देखा ऐसे 90 डिग्री में भी डिफ्लेक्शन देखने को मिला, और बहुत रेयर ऐसा होता है कि पार्टिकल सीधे जाए और रिबाउंड हो जाए, ठीक है, सीधे अगर स्ट्रेट लाइन पे आ जाए। और जो बीम बनाई हमने वो बना लेते हैं ऐसे, एक ये ली थी, एक ये बनाई, एक ऐसे। तो ये हमने कुछ अल्फा पार्टिकल के, मान लिया अल्फा पार्टिकल पहले ऐसे जा रहा था तो हल्का सा डिफ्लेक्ट हुआ, जब थोड़ा पास आया न्यूक्लियस के ज्यादा डिफ्लेक्ट हुआ। कंक्लूजन ये आया कि न्यूक्लियस जो है उसका चार्ज क्या है, पॉजिटिव, ठीक है, जो कि रिपल कर रहा है, किसको रिपल कर रहा है, अल्फा पार्टिकल को। अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो यहां से कुछ इन्होंने कुछ पॉइंट बताए। क्या क्या पॉइंट बताए, पहला ये बताया, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल, सॉरी, मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ एटम इज एम्प्टी। ऐसा पॉइंट इन्होंने इसलिए बताया क्योंकि लगभग सारे पार्टिकल, मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स आर पास स्ट्रेट। मोस्टली पार्टिकल क्या है, सीधे चले गए, सीधे चले गए, मतलब एटम क्या है हमारा, लगभग खाली है, कुछ भी नहीं है उसमें, ठीक है। पहला तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट इन्होंने क्या बताया कि कुछ पार्टिकल जो है वो लार्ज एंगल पर भी डिफ्लेक्ट हुए, ठीक है। तो लिख लेते हैं, अ फ्यू पार्टिकल is scattered at angle 90 डिग्री और मोर, 90 डिग्री या उससे ज्यादा एंगल पर भी कुछ पार्टिकल क्या हुए, डिफ्लेक्ट हुए, ठीक है। तीसरा इन्होंने पॉइंट क्या बताया, ओकेशनली लगभग 1 in 8,000, 8,000 में लगभग एक ऐसा पार्टिकल होगा। आई थिंक ये डेटा एक्यूरेट है कि नहीं मुझे क्लियर नहीं है, बट मैं पॉइंट लिख देता हूं, है ना, ये पॉइंट को भी हम देख लेंगे। ऑकेशनली एन अल्फा पार्टिकल इज rebounded from the nucleus। बहुत रेयर ऐसा देखने को मिला कि कोई पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल जाए और रिबाउंड हो जाए, ठीक है। क्यों, क्योंकि साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल, न्यूक्लियस का साइज क्या है, बहुत ही स्मॉल है, इस वजह से, ठीक है। इसमें से ग्राफ भी मिला, एक एक्सपेरिमेंट से हमें कुछ ग्राफ भी मिले, उस ग्राफ में ये बताया कि कितने पार्टिकल कितने एंगल पर डिफ्लेक्ट हुए। तो वो एक्सपेरिमेंटल ग्राफ है, मैं यहाँ पर थ्योरेटिकल एक ग्राफ बनाऊंगा, है ना, मुझे एक्यूरेट यहाँ पे डेटा नहीं शो करेंगे,
ये हो गया हमारा स्कैटर्ड एंगल या स्कैटरिंग एंगल, स्कैटरिंग एंगल दैट इज थीटा, ऐसे जाएगा। और इधर जाएगा हमारा नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल या नंबर ऑफ स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल लिख सकते हो, कितने पार्टिकल स्कैटर्ड हुए। तो इसमें ग्राफ बनता है। ग्राफ कैसा रहता है? मोस्ट ऑफ द पार्टिकल आर डिफ्लेक्टेड या स्कैटर्ड एट वेरी स्मॉल एंगल, बहुत ही कम एंगल पर पार्टिकल डिफ्लेक्ट होते हैं। जैसे कि यहां देखें एक पॉइंट, ये देखें यहां पर ये वाला पार्टिकल ले लेते हैं। ये पार्टिकल जो है देखो मोस्टली पार्टिकल ये मान लेते हैं सपोज दैट 10 डिग्री, कितना लिया 10 डिग्री, और ये पार्टिकल कितने लगभग 1 लाख मान लेते हैं, 10 की पावर 5, 10 की पावर 5। अब ये दूसरा देखें यहां पर मान लेते हैं ये दूसरा, अब ये एंगल ले लेते हैं सपोज दैट दिस इज 20 डिग्री, 20 डिग्री, यहां पर पार्टिकल ले लेते हैं लगभग 10 की पावर 4 मतलब 10,000। ठीक है, ऐसे हम डेटा समझ सकते हैं, बाकी आपको ऐसा कुछ बनाना नहीं रहता है ना। तो ये फिर यहाँ एंगल हो गया मान लेते हैं 90 डिग्री, तो पार्टिकल क्या हो गए बहुत ही कम। यहाँ पर मान लेते हैं पार्टिकल बचे 10, ये एंगल कितना हो गया लगभग 90 डिग्री, है ना। इस टाइप से ग्राफ बनेगा डिक्रीजिंग, मतलब जैसे जैसे लगभग बहुत सारे पार्टिकल हैं जो कि लगभग स्ट्रेट या बहुत कम एंगल पर जाते हैं, और बहुत कम ऐसे पार्टिकल होते हैं जो 90 डिग्री या उससे ज़्यादा एंगल बनाते हैं। ठीक है, आप इसको नोट करें। मैं एक बार बोर्ड चेक कर लेता हूँ, पहले एक काम करो डायग्राम जरूर बना ले, ये डायग्राम बना ले, मैं बोर्ड चेक कर लेता हूँ एक बार, स्क्रीन कैसी दिख रही है। हाँ ठीक है, इधर कोई दिक्कत नहीं, चलिए सही दिख रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। आगे देखते हैं। देखो तो ये हमारे कुछ ऑब्जर्वेशन थे, ऑब्जर्वेशन ये लिखे है ना। इसमें आप पहले वाले ऑब्जर्वेशन में इसी के आगे ये भी लिख सकते हो कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल आर स्कैटर्ड एट वेरी स्मॉल एंगल, सो द मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ एटम इज एम्प्टी। ये कंक्लूजन आएगा हमारा, है ना, ये कंक्लूजन आएगा। हम यहां पर लिखना चाह रहे हैं ऑब्जर्वेशन, हेडिंग लिख देते हैं यहाँ ऑब्जर्वेशन। इसकी थ्योरी भी लिखेंगे अभी, है ना, अगले पेज में लिखेंगे। ये ऑब्जर्वेशन है, तो ऑब्जर्वेशन जो था वो ये नहीं था, इसको ऐसे हटा दो, इसको हम कंक्लूजन में लिखेंगे। इसी का मतलब है कंक्लूजन इसी पॉइंट का है एक्चुअल में, वो गलती से ऑब्जर्वेशन में आ गया। देखें ये लिख सकते हैं मोस्ट ऑफ द पार्टिकल, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास स्ट्रेट, पास स्ट्रेट, है ना, या स्मॉल डिफ्लेक्शन भी लिख सकते हैं, बहुत ही कम डिफ्लेक्शन हुआ तो स्मॉल डिफ्लेक्शन। ठीक है, ये पॉइंट है। तो ये हमारे ऑब्जर्वेशन रहे, पहला दूसरा तीसरा, और ये हमारा ग्राफ बनाया जो कंक्लूड करके, तो ये कंक्लूजन में ग्राफ बनाएंगे। कंक्लूजन क्या क्या हुआ पहले वो लिख लेते हैं कंक्लूजन, इसके बाद जो थ्योरी थी इस डायग्राम की, इस डायग्राम की जो थ्योरी है वो हम लिखेंगे क्योंकि पूछी जाती है ना। तो ये कुछ बनाना नहीं, जैसा सेटअप बनाया उस टाइप से हमें बताना रहेगा। देखें यहां पर कंक्लूड क्या करा इन्होंने, सिग्निफिकेंस ऑफ द रिजल्ट लिख सकते हो, ऑफ द रिजल्ट। जो जो कंक्लूजन दिया, नंबर 1 पे इन्होंने ये बताया कि एटम जो होता है ना वो लगभग पूरा खाली है, स्पेस है उसके अंदर। ठीक है, तो यहां लिख सकते हो मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ एटम इज एम्प्टी। ठीक है, एम्प्टी इसलिए बताया क्योंकि लगभग सारे पार्टिकल तो स्ट्रेट चले गए या बहुत कम एंगल पर डिफ्लेक्ट हुए, इसलिए बताया कि ये एम्प्टी है। दूसरा इन्होंने बताया जैसे यहाँ डिफ्लेक्शन हुआ ना, कुछ 90 डिग्री में भी डिफ्लेक्शन हुआ, 90 डिग्री वाला जो डिफ्लेक्शन है उसको जस्टिफाई कैसे करा कि जो मास है टोटल वो कहां पर है, सेंटर पे। तो ये लिख सकते हैं द मास ऑफ, ये इसको ऐसे ना लिख के ऐसे लिखो, द चार्ज ऑफ न्यूक्लियस इज पॉजिटिव
placed at the center of एटम, एटम के बीच में रखा हुआ है, जो न्यूक्लियस है वो कहाँ बीच में है, ठीक है, सेंटर पे, मिड पॉइंट पे, और उसका चार्ज कैसा है, न्यूक्लियस का पॉजिटिव है, जिसकी वजह से डिफ्लेक्शन होता है। तीसरा क्या बताया इन्होंने, तीसरा, द इलेक्ट्रॉन्स आर revolve around the nucleus due to सेंट्रीपिटल फोर्स। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है, ये लिखो या ना लिखो चलेगा, बस इतना लिख दो कि इलेक्ट्रॉन आर रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, है ना, एंड विच, ये लाइन लिखो, इसको हम आगे लिखेंगे न्यूक्लियस, ये इतना बेटर है, इतना चलेगा। इसके आगे एक लाइन और ऐड कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के आसपास इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, एंड हैव द इक्वल एंड अपोजिट चार्ज एज द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बराबर चार्ज रहेगा और अपोजिट रहेगा। सो द एटम इज न्यूट्रल। एटम क्या रहेगा, न्यूट्रल रहेगा। इस पॉइंट का हम ध्यान रखेंगे। कंक्लूजन हमारा सिर्फ इतना सा है कि जो टोटल चार्ज है, इलेक्ट्रॉन जितने रिवॉल्व कर रहे हैं, जितने इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे, मतलब टोटल चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू द टोटल चार्ज ऑफ न्यूक्लियस। तो नेट चार्ज कितना हो गया एटम का, न्यूट्रल, जीरो, कोई भी चार्ज नहीं है, ठीक है। एटम हमारा क्या है, न्यूट्रल है। तो ये हमारे कुछ रिजल्ट के कंक्लूजन आए, है ना, जो रिजल्ट हमने बताया उसमें कुछ पॉइंट हमने बताए कि एक्चुअल में कैसे हो रहा था ये सारा, ठीक है। तो ये थ्योरी में पूछा जाता है, और जो हमने ये बनाया था डायग्राम, ये डायग्राम, इसको आप चाहो तो लिख सकते हो थ्योरी में, तो मैं लिख देता हूं। ये हमारा कंस्ट्रक्शन है, कैसे बनाया है, और इसकी छोटी सी वर्किंग लिखेंगे। तो यहां ऐसे लिख सकते हैं, इट कंसिस्ट ऑफ a spherical vacuum chamber, in which a source of alpha particle is placed, which gives the beam of alpha particle। क्या बीम देगा वो, अल्फा पार्टिकल की बीम देगा, ठीक है। जो वहां पे हमने बनाया ना, उसी सेटअप को लिखना है, ठीक है। तो क्या देगा, अल्फा पार्टिकल की बीम देगा। इट collimated with the help of collimator, हमने आई थिंक कोलिमेटर का नाम नहीं लिखा था, देख लेते हैं। ये हाँ लिखा हुआ है ना कोलिमेटर, ये ऐसे कोलिमेट कर दिया। अब क्या है, कहां पे गिरेगा ये, ठीक है। अब ये कहां पे स्ट्राइक करेगा, गोल्ड फॉइल पे, ठीक है। तो यहां लिख लेते हैं, अल्फा पार्टिकल बीम it strikes on the gold foil and it scattered। ये क्या करेगी, स्कैटर्ड, यानी किसी एंगल पर स्कैटर्ड कर जाएगी। इट scattered at some angle in
डिफरेंट डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में करेगी ना, इन डिफरेंट डायरेक्शन। और ये पता कैसे चलेगा कि इस डायरेक्शन में गया है पार्टिकल? तो विच डिटेक्ट बाय अ मूवेबल डिटेक्टर, मूवेबल डिटेक्टर, ठीक है। मूवेबल डिटेक्टर से क्या करेंगे? डिटेक्ट करेंगे। कैसे? व्हेन अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक्स, जब अल्फा पार्टिकल कहाँ स्ट्राइक करेगा? अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक्स ऑन द जिंक सल्फाइड स्क्रीन, देन इट create a tiny flash, a tiny flash क्या करता है? एक फ्लैश जनरेट करता है बहुत छोटा सा, जिसको डिटेक्ट करेंगे हम विद द हेल्प ऑफ डिटेक्टर, ठीक है। तो ये हमारे पास छोटी सी वर्किंग है जो कि पूछी जाती है कभी कभी। तो ये थोड़ा थ्योरी का पोर्शन है, इसको आप एक बार देख लेंगे तो समझ आ जाएगा। अच्छा, इसी को हम लोग जैसे स्फीयर मैंने बताया ना, ऐसा भी करते हैं कि इसको इस टाइप से भी सेटअप बनाया जा सकता है। कैसा? इस टाइप से, जैसे ये स्फीयर बताया ना, स्फीयर ना लेते हुए ऐसा सेटअप बना सकता हूं। ये 3D में एक्चुअली बन नहीं पाएगा मुझसे, मैं आपको ऐसा बता देता हूं। जैसे हमारे पास मान लो कि एक मेटल या कोई पेज ले लो, कॉपी का पेज ले लो, कॉपी के पेज को ऐसे फोल्ड कर दो। कैसे? मैं एक बुक से बताता हूं आपको। ये कॉपी का एक पेज बना हुआ है मेरे पास, पेज है पड़ा है। इस पेज को ऐसा रखो, ये पेज ले लिया, अब इसको पूरा सर्कल बना दो। कैसा बना दो? ऐसे पूरा ऐसे फोल्ड करके सर्कल बना दो, ऐसा इस टाइप से, ये सर्कल बना दिया, ठीक है, ऐसा। अब इसके अंदर बीच में कहीं गोल्ड फॉइल रख दो, पतली सी, बीच में कहीं गोल्ड फॉइल रख दो, और अल्फा पार्टिकल को बाहर से भेजो। यहां से अल्फा पार्टिकल सीधे आएगा, इस छोटे से पोर्शन से अल्फा पार्टिकल अंदर जाएगा। ये जो पूरी स्क्रीन है ना, इसमें पूरे में हमने जिंक सल्फाइड की पॉलिश कर रखी है। अल्फा पार्टिकल ऐसे आया और उस जैसी गोल्ड फॉइल में पड़ेगा, टकरा के स्कैटर्ड करेगा, तो वो इधर जब स्कैटर्ड करेगा तो दिखेगा, इधर करेगा, इधर चारों तरफ करेगा। बस ये है कि ऊपर जाने वाले जो हैं 90 डिग्री वाले, वो आपको नहीं पता चलते। तो इसको इस टाइप से भी परफॉर्म किया गया कि कुछ एंगल इससे कैलकुलेट किए जा सकते। स्फीयर बनाने का रीजन क्या? ऊपर ही बंद कर दो, नीचे ही बंद कर दो। अब क्या होगा इससे? तो ऊपर और नीचे बंद कर दोगे तो जो 90 डिग्री पे स्कैटर्ड करेगा या 90 से ज्यादा, मान लो 110 क्या पार्टिकल ऐसे आया, इधर चला गया, ऐसे आया, ये 90 इधर आ गया, इधर साइड गया, तो इधर जाने वाला पार्टिकल कैसे मिलेगा? इधर जाने वाला पार्टिकल अगर स्फीयर होगा तभी मिलेगा, ठीक है। इसलिए हम स्फीयर बनाते। बाकी कुछ जगह एक्सपेरिमेंट ऐसा भी शो करा गया, ठीक है। तो इस बात का भी ध्यान रखेंगे। फिलहाल हम स्फीयर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया पहला। अब हम बात करेंगे आगे नेक्स्ट टॉपिक की, जिसमें हम लोग न्यूक्लियस के साइज के बारे में जानना चाह रहे हैं कि एक्चुअल में न्यूक्लियस है कितना छोटा, है ना। तो इसे बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, या इसी को बोलेंगे एस्टिमेशन ऑफ न्यूक्लियर साइज, एस्टिमेशन ऑफ न्यूक्लियर साइज, न्यूक्लियर साइज। हम न्यूक्लियस के साइज के बारे में जानना चाह रहे हैं कि न्यूक्लियस का साइज क्या है, ठीक है। तो यहां पे क्या करा, ये एटम बना लेते हैं ऐसा, दिस इज एटम, और ये ले लेते हैं न्यूक्लियस है, ये क्या है? न्यूक्लियस। अब यहां से हमने क्या भेजा? अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल ऐसे आया सीधे, मान लेते हैं हेड ऑन कोलिजन हो रहा है। कैसा आ रहा है? हेड ऑन कोलिजन, ऐसे। तो अल्फा पार्टिकल को हमने क्या दी? काइनेटिक एनर्जी। क्या दी हमने? काइनेटिक एनर्जी। भाई अल्फा पार्टिकल को जब काइनेटिक एनर्जी देंगे तभी जाएगा। तो अल्फा पार्टिकल बहुत तेजी से जा रहा है। कैसा पार्टिकल है? अल्फा पार्टिकल। अब पॉइंट ये है कि ये यहां से जाके कुछ दूरी पे जाके वापस आ गया, यहां तक गया, इसके बाद रिबाउंड हो गया, ठीक है। तो कितना डिस्टेंस तक गया पास में? ये डिस्टेंस जो रहेगी ना, इसे हम R0 से डिनोट कर लेते हैं, ठीक है। ये है क्लोजेस्ट अप्रोच वाली डिस्टेंस, ये जितना मिनिमम जा सकता था। पॉइंट ये आया कि जब हमने काइनेटिक एनर्जी इसको दी अल्फा पार्टिकल को,
तो ये बहुत तेजी से आगे जाएगा, बट इसकी काइनेटिक एनर्जी धीरे धीरे कम होगी। क्या होगी? कम। क्यों? क्योंकि ये अल्फा पार्टिकल है और ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस भी पॉजिटिव चार्ज होता है। न्यूक्लियस कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव, प्लस, और ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो दोनों प्लस प्लस एक दूसरे को रिपल करेंगे। तो जैसे जैसे अल्फा पार्टिकल पास में गया, इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हुई? कम हुई। कम होते 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 यहां पर काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? जीरो। तो एक्चुअल में काइनेटिक एनर्जी जीरो नहीं हुई, काइनेटिक एनर्जी ने अपना फॉर्म चेंज कर दिया। किसमें? तो ये टोटल काइनेटिक एनर्जी इस पॉइंट पे आने के बाद पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। मतलब ऐसे लिख सकते हो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन अल्फा एंड न्यूक्लियस। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी को हम काइनेटिक एनर्जी लिख देते हैं, और जो इनके बीच की जो एनर्जी रहेगी पोटेंशियल एनर्जी, उसका फॉर्मूला लगा देते हैं के Q1 यानी कि चार्ज ऑफ न्यूक्लियस, Q2 चार्ज ऑफ अल्फा, डिवाइड बाय R। ठीक है, हम यहां से R0 की वैल्यू सॉल्व कर सकते हैं। R0 की वैल्यू क्या आ गई? के Q1 यानी कि 79 इंटू ई। एटॉमिक नंबर कितना होता है? 79। 2 को 2 लिखा, ई को ई लिखा, डिवाइड बाय काइनेटिक एनर्जी। यहां हम वैल्यूज रखेंगे, जैसे कि के क्या होता है? कांस्टेंट, इसकी वैल्यू रहती है 9 इंटू 10 की पावर 9। 79 को 79 लिखा, 2 को 2 लिखा, ई और ई दो बार आया, तो ई मतलब 1.6 इंटू 10 रेज टू माइनस 19। दो बार है, दो बार लिख दो, 1.6 इंटू 10 रेज टू माइनस 19, और डिवाइड बाय काइनेटिक एनर्जी। तो इस अल्फा पार्टिकल को काइनेटिक एनर्जी कितनी दी गई? तो इसको दी गई काइनेटिक एनर्जी 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जिसको हमने जूल में कन्वर्ट कर दिया। देखो 5.5 मेगा का मतलब 10 की पावर 6, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करोगे तो 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 आएगा। ठीक है, तो इसको जब सॉल्व करा तो ये हमारे पास अप्रोक्सीमेट वैल्यू आई 41.3 फर्मी। फर्मी मतलब 10 की पावर माइनस 15। यहाँ पे एक चीज मैं मेंशन कर रहा हूँ यहाँ पर साइड में, कि जो हमने काइनेटिक एनर्जी ली ना, उसकी वैल्यू थी 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो वैल्यू कितनी आई? 41.3। मतलब ये जो डिस्टेंस है ना, ये कितनी है? 41.3। तो इसमें हमें एक्यूरेट नहीं पता चला कि न्यूक्लियस का साइज क्या है। क्यों? क्योंकि ये न्यूक्लियस से बहुत पहले रुक गया। लेकिन एक चीज पता चली कि न्यूक्लियस का साइज इससे तो कम होगा। किससे? 41.3 फर्मी से। तो इसलिए हम साइज ऑफ न्यूक्लियस को लिखते समय लिखते हैं ऑर्डर ऑफ फर्मी। मैं यहां साइड में मेंशन कर देता हूं साइज ऑफ न्यूक्लियस। साइज ऑफ न्यूक्लियस, साइज ऑफ न्यूक्लियस इज इन द ऑर्डर ऑफ फर्मी। ऑर्डर ऑफ फर्मी। फर्मी का मतलब होता है 10 की पावर माइनस 15 मीटर। अच्छा, एक चीज और याद रखेंगे, एटम का जो साइज होता है वो होता है 10 की पावर माइनस 10 मीटर। साइज ऑफ एटम, साइज ऑफ एटम इज 10 रेज टू माइनस 10 मीटर। ये क्लियर है, इसको 1 एंगस्ट्रॉम भी लिख सकते हैं। ठीक है, साइज ऑफ एटम कितना? 1 एंगस्ट्रॉम, और साइज ऑफ न्यूक्लियस हुआ 1 फर्मी। कितना? 1 फर्मी। तो इससे सिर्फ ये पता चला कि इतना क्लोज हम जा सकते थे, इतना क्लोज गए अगर काइनेटिक एनर्जी इतनी देंगे। इससे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी हम दे ही नहीं सकते, बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। मैं एक बार और स्क्रीन चेक कर लेता हूं। सही है, चलिए ठीक है। अब हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये ज्यादा खास नहीं है, ज्यादा नहीं पूछा जाता है। ये वाला टॉपिक जो था अभी, है ना, खास जो है वो अब आया, जिसे बोलते हैं इंपैक्ट पैरामीटर। इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसे देखते हैं कि इंपैक्ट पैरामीटर क्या होता है। इंपैक्ट पैरामीटर, इंपैक्ट पैरामीटर क्या है? देखो, इंपैक्ट पैरामीटर एक्चुअल में क्या होती है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। क्या है ये? परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। बस इतना सा ध्यान रखना है आपको। देखो, ये मैंने ले लिया न्यूक्लियस, थोड़ा न्यूक्लियस बड़ा बना देते हैं समझने के लिए, और
यहां से ये हो गया इसका सेंटर वाली लाइन, न्यूक्लियस का जो सेंटर होगा उसकी लाइन, है ना। अब अल्फा पार्टिकल ऐसे आएगा, कैसे, ऐसे, दिस इज अल्फा पार्टिकल, ऐसे आ रहा, ऐसे, और ये डिफ्लेक्ट कर जाएगा, बराबर है, ठीक है। अल्फा पार्टिकल ऐसे आ रहा और डिफ्लेक्ट कर जाएगा। ये जो लाइन आ रही ना, ये इसे बोलते हैं वेलोसिटी वेक्टर। क्या बोलते हैं? वेलोसिटी वेक्टर ऑफ अल्फा पार्टिकल। इस डिस्टेंस को हम बोलते हैं इंपैक्ट पैरामीटर। क्या बोलते हैं? इंपैक्ट पैरामीटर। देखो ये ऐसे जा रही थी रे, ये अल्फा पार्टिकल ऐसे आ रहा था, ये एंगल थीटा डिफ्लेक्ट कर गया, ये क्या है? अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल। बस ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? इंपैक्ट पैरामीटर। तो इसको डिफाइन करना, डेफिनेशन लिख देना अपने तरीके से, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। डेफिनेशन क्या है? तो इसे लिखेंगे, इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इट इज द, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द वेलोसिटी वेक्टर। जो ये अल्फा पार्टिकल जा रहा ना, इसको क्या बोलते हैं? वेलोसिटी वेक्टर, क्योंकि पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा, ऑफ अल्फा पार्टिकल, वेलोसिटी वेक्टर ऑफ अल्फा पार्टिकल फ्रॉम द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस। कहां से? फ्रॉम द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस, सेंटर ऑफ न्यूक्लियस, ये सेंटर ऑफ न्यूक्लियस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना। व्हेन इट इज फार अवे, जब ये दूर रहे। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे पास जाएगा ना, ये डिस्टेंस चेंज होती जाएगी भाई, जैसे जैसे पास जाएगा, हो सकता है डिफ्लेक्शन ऐसा होता, जैसे हो सकता है मतलब ऐसे पार्टिकल जा रहा है, ये यहीं से डिफ्लेक्ट कर जाता, फिर तो डिस्टेंस चेंज होती जाती ना, इस वजह से हम लिख रहे हैं इसको, when it is far away from the atom, जब ये एटम से दूर रहे, न्यूक्लियस भी लिख सकते हो आप, ठीक है। तो ये हुआ इंपैक्ट पैरामीटर। अब इसका एक फॉर्मूला भी है जो इतना खास नहीं है, बट हम यहाँ साइड में मेंशन कर देते हैं, तो इसको बी से डिनोट करेंगे, तो इसे लिखेंगे बी को के जेड ई स्क्वायर कॉट थीटा बाय 2 डिवाइड बाय काइनेटिक एनर्जी, कॉट थीटा बाई 2, कॉट स्क्वायर है शायद, मुझे भी इतना ध्यान नहीं है फॉर्मूले का, अभी तो कॉट लेके देख लेते हैं क्या है। फिलहाल यहाँ पे 2 पॉइंट समझेंगे। सबसे पहला एक पॉइंट पूछा जाता है फॉर हेड ऑन कोलिजन। अगर मान लो हेड ऑन कोलिजन हो, हेड ऑन कोलिजन हो, तो इंपैक्ट पैरामीटर की वैल्यू क्या होगी? अगर मान लो कभी ऐसा हो कि हमारा जो पार्टिकल है वो इसी लाइन पे सीधा आ जाए, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी? 0, तो बी क्या आएगा? 0। एक पॉइंट और जान लो, अगर इंपैक्ट पैरामीटर ज्यादा है, क्या है? ज्यादा है, तो डेफ्लेक्शन यानी कि रिपल्सिव फोर्स क्या लगेगा? कम। जैसे मान लो अल्फा, अभी मान लो अल्फा पार्टिकल ऐसे आता, कैसे? यहां से आता, तो कॉमन सी बात है डेफ्लेक्शन बहुत कम होता। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी ज्यादा है। तो अगर इंपैक्ट पैरामीटर ज्यादा है तो जो रिपल्सिव फोर्स लग रहा है वो कम लगेगा। इंपैक्ट पैरामीटर अगर कम है तो फोर्स ज्यादा लगेगा। बोलो, समझ आया? अगर डिस्टेंस कम है तो फोर्स क्या लगेगा? ज्यादा। तो इस बात का भी आप ध्यान रखोगे, हो सकता है कभी ऐसा क्वेश्चन पूछे, ठीक है। फिलहाल आप यही पॉइंट याद रखें, और ये कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट थीटा वाला पॉइंट अभी हम चेक करके लिख देंगे, ठीक है। तो ये हुआ इंपैक्ट पैरामीटर के बारे में। एक काम करते हैं ना, चलो अभी तो इसको यहीं तक लिखो, ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, पूछा जाता है डेफिनेशन, और ये वैल्यू पूछी गई है। फॉर्मूला अभी तक आया नहीं है, तो हम फॉर्मूले को अभी देखेंगे कि वो सही है कि नहीं, कॉट स्क्वायर है या कॉट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं, इसके आगे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं। बात करेंगे बोहर्स क्वांटम कंडीशन की। किसकी बात करेंगे? बोहर्स क्वांटम कंडीशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन बनेगा, वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लेना, ठीक है। तो बोहर्स क्वांटम कंडीशन क्या थी वो समझें। सबसे पहले जो डी ब्रॉय ने बताया,
डी ब्रॉय ने। उन्होंने क्या बताया, इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व करता है एट न्यूक्लियस के आसपास, तो जब रिवॉल्व करेगा तो सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा। वैसे दूसरी ऑर्बिट भी देखी गई, ठीक है। तो एक चीज क्लियर हो गई कि व्हेन द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, ऐसे मान लो घूम रहा है, ऑर्बिट बहुत सारी देखने को मिली, ये सेंटर है, ये न्यूक्लियस हो गया। ऑर्बिट का शेप अलग अलग देखने को मिला, और भी देखने को मिला, बट उन्होंने क्या, सर्कुलर ऑर्बिट को लिया। क्या लिया? सर्कुलर। दूसरा, इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व करेगा ना, तो इलेक्ट्रॉन वेव नेचर दिखाता है जब रिवॉल्व करता है। तो यहां लिख सकते हैं ऐसे, अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉय, according to de Broglie, when electron revolve around the nucleus, then it shows a wave character या wave nature, a wave nature। ये कैसा नेचर शो करता है? वेव नेचर, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व करेगा, तो यहां लिख लेते हैं अब इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व करता है तो एक पर्टिकुलर एक ऑर्बिट रहती है, जिसको हम लोग बोल देते हैं स्टेशनरी ऑर्बिट। क्या बोलते हैं? स्टेशनरी ऑर्बिट। उस ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है तो इसको ऐसा लिखते हैं हम लोग, while revolving in circular orbits में, in circular orbits, then circumference of orbit is equal to n लैम्डा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या बताया? यहां से यहां तक, ये वाला पॉइंट। मतलब इन्होंने बताया जब सर्कल में घूमेगा तो उसका जो सरकमफ्रेंस होगा वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा रहेगा। क्या रहेगा? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बताया डी ब्रॉय ने, ठीक है। दूसरा, डी ब्रॉय ने एक पॉइंट ये भी बताया, डी ब्रॉय की वेवलेंथ बताई। अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉय वेवलेंथ, हम लोग इसको ब्रॉगली ही पढ़ते हैं, हम भारत में रहते हैं ना, इंडिया में तो ब्रॉगली पढ़ेंगे भाई, देखो है ना। तो अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली वेवलेंथ, तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ जो थी वो क्या थी? लैम्डा इक्वल टू h/mv, h/p आया था ना, ये दूसरा इक्वेशन। तो यहां से लैम्डा की वैल्यू यहां रख सकते हैं, ठीक है। तो अगर रखें तो क्या आता? तब ये आता है ऐसा, 2πr इक्वल टू n, और लैम्डा की वैल्यू क्या है? h/mv, ठीक है। ये आ गया हमारा 2πr इक्वल टू h/m। इसको हम क्या करते हैं? m को इधर ले आते हैं, mv को इधर, तो ये ऐसा आ जाता है mvr इक्वल टू nh अपॉन में 2π, ऐसा लिख दिया, ठीक है। mv को इधर ले आया, 2π को नीचे भेज दिया। तो mvr को हम क्या बोलते हैं? एंगुलर मोमेंटम। क्या बोलते हैं? एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन आ गया nh अपॉन 2π, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। n हमारा इंटीजर है जिसकी वैल्यू रहेगी 1 2 3 4 इस टाइप से, ठीक है। तो ये एंगुलर मोमेंटम, L को हम क्या बोलते हैं? एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, ऐसा, ठीक है। तो ये बताना क्या चाह रहे हैं? द एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इन अ सर्कुलर ऑर्बिट इज इक्वल टू द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2π, ठीक है। क्या बताना चाह रहे हैं? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2π। मतलब इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा जो ऑर्बिट h अपॉन 2π का इंटीग्रल मल्टीपल हो, उसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा, ठीक है। ये बताया गया, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो बोहर्स क्वांटम कंडीशन बताई गई, ठीक है। अच्छा, ये फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है। ये क्या बताया इन्होंने?
तो डी ब्रॉय ने ये बताया था जब इलेक्ट्रॉन घूमता है ना सर्कल में, तो जब उस ऑर्बिट किसी भी ऑर्बिट में जो घूमेगा तो जो सरकमफ्रेंस होगा वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा वेव नेचर यानी कि वेवलेंथ के बराबर। ठीक है, तो 2 पाई आर बराबर एन लेमडा, यहाँ से कभी कभी क्वेश्चन आता है रेडियस और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, या इसको हम क्वांटम नंबर बोल देंगे, और लेमडा वेवलेंथ। ठीक है, ये ऑर्बिट है जिस ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है इलेक्ट्रॉन। तो आप इसे आराम से नोट कर लें, हम इसके आगे बात करते हैं नेक्स्ट। आप आराम से इसको नोट करें, फिर देखते हैं आगे क्या है। सही है, सारी चीज़ें ठीक है। अब हम देखते हैं इसके आगे कि आगे क्या है। अब हम बात करेंगे पोस्टुलेट्स की। किसकी बात करेंगे? पोस्टुलेट्स की। पोस्टुलेट्स ऑफ बोहर्स एटॉमिक मॉडल। पोस्टुलेट्स ऑफ बोहर्स एटॉमिक मॉडल, ये भी इंपॉर्टेंट की लिस्ट में ही आता है। एक्चुअली चैप्टर ज़्यादा बड़ा नहीं है ना, तो मैं लास्ट में बताऊंगा आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट था। तो हम बात करेंगे पहले पोस्टुलेट्स ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल। ऑफ बोहर्स एटॉमिक मॉडल। ठीक है, तो यहां पे इन्होंने कुछ अपने पोस्टुलेट बनाए बोहर ने। वो क्या क्या थे? 4 पोस्टुलेट बनाए थे। कितने बने? 4। पहले चारों के नाम लिख लेते हैं ध्यान से, इसके बाद लिखेंगे। पहला है न्यूक्लियर कंडीशन। क्या है? न्यूक्लियर कंडीशन। न्यूक्लियर कंडीशन में हम जो भी होगा लिख देंगे। दूसरा इन्होंने बताया क्वांटम कंडीशन। क्वांटम कंडीशन, पहले इन दोनों को डिस्कस करते हैं, फिर तीसरे देखते हैं। देखो, न्यूक्लियर कंडीशन में ये बताना चाह रहे थे कि जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस, तो रिवॉल्व करता है बिकॉज ऑफ द सेंट्रीपिटल फोर्स विच इज इक्वल टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। देखो, जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा ऐसे, ये हो गया न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है। कौन सा फोर्स लग रहा है? सेंट्रीपिटल। ठीक है, दूसरा वो सेंट्रीपिटल फोर्स इन दोनों के बीच, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से बनता है। ठीक है, जिसकी वजह से रिवॉल्व करता है। क्लियर? और जो टोटल मास है एटम का वो कहां रहता है? न्यूक्लियस में। ठीक है, तो इसको ऐसे लिखेंगे, द टोटल मास ऑफ एटम, मास ऑफ एटम is placed at the massive central core, massive central core called nucleus। पहला पॉइंट तो यही हो गया कि जो टोटल मास है एटम का वो कहां पे रहेगा? सेंटर पे रहेगा, जिसको हम बोलेंगे न्यूक्लियस। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, all electron are revolving around the nucleus, around the nucleus due to centripetal force। किसकी वजह से? सेंट्रीपिटल फोर्स which is equal to electrostatic force, which is equal to इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर होता है। मतलब न्यूक्लियर कंडीशन में सीधा न्यूक्लियर कॉन्सेप्ट लिखो, इसे ज्यादा बेटर है, कंडीशन नहीं लिखेंगे, कॉन्सेप्ट लिखेंगे इसे। है ना, न्यूक्लियर कॉन्सेप्ट एक्चुअल में ध्यान नहीं रहा। तो क्या बताया? द टोटल मास ऑफ द एटम इज कॉन्सेंट्रेटेड एट द सेंट्रल पार्ट, दैट इज नोन एज न्यूक्लियस, एंड ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से घूमेंगे, और वो सेंट्रीपिटल फोर्स किसके बराबर होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर। ठीक है, दूसरे पे आते हैं। क्वांटम कंडीशन में क्या बताना चाह रहा है? जो अभी लिखा था ना, L इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई, इसके बारे में बताना चाह रहे हैं।
है ना, इसी को लैंग्वेज में लिख देना है। कैसे? द एंगुलर मोमेंटम, ये क्या है? एंगुलर मोमेंटम है। द एंगुलर मोमेंटम ऑफ revolving electron in the orbit is integral multiple of h by 2 पाई। h by 2 पाई के इंटीग्रल मल्टीपल के बराबर होना चाहिए एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, ये क्वांटम कंडीशन हो गई, दोनों इंपॉर्टेंट है। तीसरे पे आते हैं, अगला क्या है? थर्ड हमारा आता है जिसे बोलते हैं स्टेशनरी ऑर्बिट। तीसरा क्या आता है? स्टेशनरी ऑर्बिट। और फोर्थ आएगा जिसे बोलेंगे हम फ्रीक्वेंसी कंडीशन। फ्रीक्वेंसी कंडीशन, ये पहले तो आपको नाम याद रखने हैं। अगर नाम याद रह जाएंगे तो आप आराम से लिख लोगे, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नाम याद रखना थोड़ा चैलेंज वाली बात है ना। अब देखें यहाँ पर स्टेशनरी ऑर्बिट का मतलब है व्हाइल रिवॉल्विंग इन द परमिसिबल ऑर्बिट व्हेन द इलेक्ट्रॉन डज नॉट रेडिएट एनर्जी। जब इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में घूमे और एनर्जी रेडिएट ना करे, उस ऑर्बिट को हम क्या बोल देते हैं? स्टेशनरी ऑर्बिट। तो यहां लिख लेते हैं व्हाइल revolving in the permissible orbit, while revolving in the permissible orbit, if electron does not radiate energy is called stationary orbit। is called stationary orbit। उसी को क्या बोलते हैं? स्टेशनरी ऑर्बिट बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। फ्रीक्वेंसी कंडीशन थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये फ्रीक्वेंसी कंडीशन और एक ये क्वांटम कंडीशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये ज्यादा पूछी, अलग से पूछी जा सकती है, और वैसे अलग से ज्यादा यही पूछी गई है अभी तक। और जो फ्रीक्वेंसी कंडीशन है ये आगे काम आएगी, इसलिए लिख रहे हैं। देखो, फ्रीक्वेंसी कंडीशन में ये बताना चाह रहे हैं व्हेन द इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल। जब इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी जाएगा तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी एमिट करता है फोटोन के फॉर्म पे, या इलेक्ट्रॉन जब हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी आएगा, ठीक है, तो ये एनर्जी एब्जॉर्ब करता है इन द फॉर्म ऑफ फोटोन। ठीक है, तो इसी को स्टेटमेंट में लिख देते हैं, व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम हायर एनर्जी टू लोअर एनर्जी लेवल और लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल, देन इट, देखो पहले क्या इलेक्ट्रॉन जंप कहां से कर रहा है? हायर एनर्जी टू लोअर। हायर से जब लोअर जंप करेगा तो एनर्जी रेडिएट करेगा, है ना, ये याद रखना, रेडिएट करेगा। शायद मैंने पहले गलत बोल दिया था, तो एनर्जी रेडिएट करेगा, है ना। देन इट एमिट, ठीक है, देन इट एमिट्स एंड absorbs the energy in the form of photon। अब इसको समझो, देखो इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जंप कर रहा है? हायर से जब लोअर आएगा तो एमिट करेगा, लोअर से जब हायर जाएगा तो एब्जॉर्ब करेगा।
ठीक है, किस फॉर्म पे? फोटोन के फॉर्म पे। इसी को हम ऐसे लिख देते हैं En2 माइनस En1 इज इक्वल टू एच न्यू, है ना। En2 माइनस En1 इक्वल टू एच न्यू, मतलब दोनों का एनर्जी का डिफरेंस जो रहेगा, चाहे लोअर से हायर जाए चाहे हायर से लोअर आए, डिफरेंस एनर्जी का एच न्यू के बराबर रहेगा, दैट इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ फोटोन। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है ना, इसका काम आएगा आगे। तो ये फ्रीक्वेंसी कंडीशन है, इतना ध्यान रखना। हायर से लोअर जाते हैं तो एमिट करता है, लोअर से हायर जाते हैं तो एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। एनर्जी चाहिए रहेगी ना अगर लोअर से हायर जाएंगे तो ये हो गया फ्रीक्वेंसी कंडीशन, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम बात करते हैं रेडियस के बारे में। जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा तो उसकी रेडियस कितनी होगी, ठीक है, उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, ठीक है, इसको नोट कर ले आप। अब बात करेंगे यहां पर डेरिवेशन नंबर 1, ये पहला डेरिवेशन आएगा हमारे यहां, तो यहां लिखेंगे बोहर्स एटॉमिक मॉडल फॉर बोहर्स एटॉमिक मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम, अब हम सिर्फ हाइड्रोजन एटम के बारे में बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहला इसमें पार्ट आता है हमारे पास रेडियस, क्या आता है? रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम, है ना। रेडियस के बारे में बात करेंगे, रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम बोल सकते हैं या रेडियस ऑफ ऑर्बिट बोल सकते हैं ना, किसी भी ऑर्बिट की रेडियस, है ना। एक मिनट पहले फॉर्मूला भी चेक कर लेते हैं, आप पहले एक मिनट होल्ड करें, मैं एक बार फॉर्मूला चेक कर लेता हूं, है ना। चलिए, आज थोड़ी सी ज़्यादा गलतियां हो रही हैं। इसको लिखेंगे रेडियस ऑफ परमिटेड ऑर्बिट, रेडियस ऑफ परमिटेड ऑर्बिट, परमिटेड ऑर्बिट, ठीक है। और ये है बोहर्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम, लिखेंगे बोहर्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम, थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है। थोड़ी सी आज एक दो गलतियां ज़्यादा हो गई क्योंकि चैप्टर को मैंने देखा नहीं था, हल्का सा भी, है ना। चलिए कोई बात नहीं, अभी जो जो चीज़ें हैं वो बताते हैं। अब रेडियस के बारे में बात कर रहे हैं, ऑर्बिट की जो रेडियस होगी जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा अराउंड द न्यूक्लियस, तब क्या होगा। देखो ऐसा बना लेते हैं, ये मान लेते हैं हमारा क्या है, एटम, ये हो गया हमारा न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, दिस इज व्हाट, इलेक्ट्रॉन v वेलोसिटी से रिवॉल्व कर रहा है ना। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या हो गई, r, ये है न्यूक्लियस हमारा, क्या है, न्यूक्लियस, ऐसा। तो पहला इन दोनों के बीच में क्या लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो ये लिख लेते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस कितना लगेगा, वो लगेगा F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ऐसा लगेगा K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, या इसी को लिखेंगे K Z E स्क्वायर अपॉन में R स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा लगा फोर्स। अच्छा, यही फोर्स हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होगा, यहां लिख लेते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स। अब सर्कल में घूम रहा तो सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा, उसकी वैल्यू क्या होगी, mv स्क्वायर बाय आर के, किसके बराबर, mv स्क्वायर बाय आर के। अच्छा, दो अगर रिवॉल्व कर रहा है इलेक्ट्रॉन तो कॉमन सी बात है दोनों फोर्स क्या होंगे, बराबर। तो इक्वेशन 1 और 2 को क्या करेंगे हम, इक्वल, जैसे बराबर करेंगे वैल्यू क्या आएगी, के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इक्वल टू mv स्क्वायर बाय आर, ठीक है। डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखेंगे, ये डेरिवेशन पूछा जाता है, इसका रिजल्ट जो आएगा ना उससे न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है और उसका एक ग्राफ भी पूछा जाता है, ठीक है। फिलहाल तो हम आर से आर कट कर देते हैं, यहाँ से रेडियस की वैल्यू ले आते हैं, आर इक्वल टू क्या है, के जेड ई स्क्वायर अपॉन में mv स्क्वायर, ये आ गया।
इसको हम इक्वेशन थर्ड देंगे। अभी हम इसको नहीं ले रहे हैं, मतलब ये रेडियस हमारा जो है थोड़ा सा चेंज होगा, क्योंकि हमें अभी वेलोसिटी के बारे में जानकारी नहीं है कि एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन कितनी वेलोसिटी से किस ऑर्बिट में घूम रहा है ना। तो वेलोसिटी भाई अलग अलग होगी अलग अलग ऑर्बिट में, इसलिए अभी इसको हम होल्ड कर लेते हैं। एक चीज और देखते हैं साइड में हम यहाँ पर, वो क्या है, वो ऐसा है, देखो ये रेडियस आ गया। और एक चीज हमें पता है, इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व करता है किसी भी ऑर्बिट में तो उसका एंगुलर मोमेंटम जो है वो आता है NH/2π के। तो यहाँ लिख लेते हैं एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन या रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, वो क्या आएगा, तो L आएगा हमारा mvr के बराबर, या इसी को लिख सकते हैं NH/2π। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला लगा दिया। तो यहाँ से अगर देखें तो हम वैल्यू सॉल्व कर सकते हैं रेडियस की। तो r की वैल्यू यहाँ से अगर लाएं तो क्या आता है NH/2πmv, ये आ गई फोर्थ इक्वेशन। अब अगर देखें तो ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, दोनों क्या कर देते हैं इक्वल। तो ये दोनों इक्वेशन हम इक्वल कर देते हैं। तो इक्वेशन नंबर थर्ड इक्वल टू फोर्थ, इक्वेशन नंबर थर्ड इज इक्वल टू फोर्थ। थर्ड इक्वेशन हमारे पास क्या आई थी, थर्ड आई थी हमारे पास kZe²/mv², kZe²/mv²। और फोर्थ हमारे पास आई है NH/2πmv, ये आया NH/2πmv। यहां से देखें तो mv से mv कट हो जाएगा, एक v बचेगा, उसकी वैल्यू ले आते हैं। तो v की वैल्यू कितनी आएगी, 2π इधर मल्टीप्लाई हो गया, 2π kZe², और NH हमारा नीचे आ जाएगा अपॉन में NH, ऐसा आया। वेलोसिटी की वैल्यू यही आएगी भाई, v ले आए हम, देखो v को इधर ले गए, 2π का मल्टीप्लाई इधर करके NH को नीचे ले आए। इसको हम पुट कर देंगे, पुट इन इक्वेशन थर्ड, पुट इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन थी यहाँ पर, हम यहाँ पर रखेंगे फोर्थ में, ये जो v है ना यहाँ पर रखेंगे। तो रेडियस की वैल्यू आएगी पुट इन इक्वेशन 4, पुट इन इक्वेशन 4, और ये रिजल्ट मिलेगा r इक्वल टू NH/2πm, और v की जगह वैल्यू कितनी आई है, 2π kZe² अपॉन में कितना आया है NH। यानी कि हम इसको क्या लिख सकते हैं, रेडियस इक्वल टू n² h² अपॉन कितना आया 4π² mkZe², ये आ गया रेडियस का फॉर्मूला, ऐसा। ठीक है, तो ये रेडियस का फॉर्मूला है। यहां से अगर जैसे हम बात कर रहे हैं हाइड्रोजन एटम की, तो Z को हम क्या करेंगे 1 लिख देते हैं। तो फॉर हाइड्रोजन एटम Z कितना आएगा 1, Z को 1 कर देंगे तो रेडियस की वैल्यू आ जाएगी r इक्वल टू n² अपॉन 4π² mke², ये आ गया हमारे पास फॉर्मूला, ऐसा, ये आ गया फॉर्मूला। ठीक है, यहां से क्वेश्चन आता है, उस क्वेश्चन को देख लेते हैं। पहले एक काम करें, बोहर्स रेडियस सॉल्व कर लेते हैं। किसके लिए, बोहर्स रेडियस। तो यहां एक चीज लिख लेते हैं, इफ n इक्वल टू 1 देन, अगर n कितना आ जाए 1 आ जाए, n 1 मतलब पहली ऑर्बिट की बात कर रहा, फर्स्ट ऑर्बिट की, देन r इक्वल टू, इसी को हम r0 लिख देते हैं, n की वैल्यू 1 रख दी, h की वैल्यू रख दो, क्या आया h² अपॉन में 4π² mke²। अब वैल्यू रखो, h की वैल्यू क्या होती है 6.63 इंटू 10⁻34 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 4 को 4 लिखो, π² को π², मास ऑफ इलेक्ट्रॉन रख दो 9.1 10⁻31 k की वैल्यू 9 इंटू 10⁻9, और E यानी कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है 1.6 10⁻19 होल स्क्वायर था, होल स्क्वायर लगा दो। जब हम इस R0 को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 0.53 एंगस्ट्रॉम।
इसे बोलते हैं हम लोग बोहर्स रेडियस। क्या बोलते हैं? बोहर्स रेडियस। इसी को क्या बोलेंगे? बोहर्स रेडियस। बोहर्स रेडियस, ठीक है, ये आ गया। बोहर्स रेडियस कभी कभी यहां तक जरूर पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। अब एक चीज देखो, इसके न्यूमेरिकल कैसे आते हैं। तो देखो यहां अगर ध्यान से देखें तो मेरे पास जो जो वेरिएबल है उसको देखो, जैसे r प्रोपोर्शनल टू, एक तो n स्क्वायर वेरिएबल है ऊपर, h तो कांस्टेंट है, 4 कांस्टेंट है, पाई स्क्वायर कांस्टेंट है, m कांस्टेंट है, k भी और e भी। लेकिन यहाँ इस फॉर्मूले में आओ, z भी तो था, z तो कांस्टेंट नहीं है भाई। हाइड्रोजन के लिए Z1 हुआ है, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम अगर होते तो Z आता। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ r प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर बाय z। और ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है रेडियस का, r प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर बाय z, ठीक है। अच्छा, ग्राफ अगर देखें तो r प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर हुआ, z तो 1 है ना, अगर हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो r प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर के हिसाब से ग्राफ बन जाता है, उसको भी बनाते हैं, आप इसको नोट कर ले पहले एक बार, ठीक है। चलिए एक पीछे वाली स्क्रीन भी देख लें, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं r प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर से ग्राफ। तो ये आता है एक वेरिएशन, ये हो गया r, ये n। जैसे जैसे n को आप बढ़ाओगे r क्या होगा? बढ़ेगा। तो r जो बढ़ेगा कुछ ऐसे इंक्रीजिंग पैराबोला बनेगा। जीरो से स्टार्ट नहीं करेंगे हम, क्योंकि अगर मैं इसको मतलब n को छोड़ देता हूं तो बाकी जो है वो वैल्यू दे देगा ना, पॉजिटिव वैल्यू, कुछ तो वैल्यू देगा, ठीक है, इसलिए हम ऐसा करते हैं। अच्छा, एक और चीज ध्यान रखें, इसी को देखते हुए ऐसे ही बना सकते हैं हम फॉर्मूला। यहां पर R2 इक्वल टू अगर लिखना चाहो तो n स्क्वायर R0 भी लिख सकते हो। होता क्या है, कभी कभी आपको बोहर्स रेडियस दी रहती है या आपको याद रखना है, ठीक है, और आपको नंबर ऑफ ऑर्बिट दे देता है, उसका रेडियस पूछ लेता है कि कितना होगा नंबर में कितना होगा। ये भी इंपॉर्टेंट है भाई। कहाँ से लाए? यहाँ से लाए। ये फॉर्मूला है, n स्क्वायर को छोड़ दो, बाकी जो है वो तो z तो 1 रख दो, z क्या रख दो? 1। इस वाले फॉर्मूले में आ जाओ ना, z को 1 रख दिया, ये बचा। इसमें अगर n को मैं 1 रख देता तो बाकी जो बच रहा है, ये देखो यही बच रहा ना, इसी को तो R0 बोलते हैं। मतलब इसको पूरे को क्या बोलेंगे? n स्क्वायर को छोड़ के जो बचा उसे R0 बोलेंगे। तो R0 इंटू एन स्क्वायर है, R0 इंटू एन स्क्वायर, ठीक है। तो R0 क्या है? बोहर्स रेडियस, n हमारा नंबर है, जो भी नंबर बोले, फर्स्ट ऑर्बिट है तो 1, सेकेंड ऑर्बिट है 2, थर्ड है 3, ऐसे रख लेंगे तो नंबर में आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ग्राफ भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। अब हम इसी में वेलोसिटी भी कभी कभी पूछी जाती है कि वेलोसिटी क्या होगी, तो वो यहीं पर बता देते हैं सेकंड नंबर पे, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या होगी? तो देखो वेलोसिटी का भी फॉर्मूला आया था हमारे पास, वेलोसिटी का हमारे पास फॉर्मूला आया था, जस्ट मिनट, ये देखें वेलोसिटी, यहां मिलेगा आपको, ये इसके आगे वाले पेज में, ये वेलोसिटी का वैल्यू आया था, कहां गया? ये वेलोसिटी की वैल्यू आएगी, कहां गई? v की वैल्यू निकाली थी ना हमने, यहाँ कहीं है, यहाँ कहीं, ये वेलोसिटी का फॉर्मूला आया था। इस वेलोसिटी को उठा लो, इसको क्या करो, इसको ले लो, तो इससे पता चलेगा। तो यहां डायरेक्ट लिख सकते हैं, वी नो दैट, यहां लिख सकते हैं वी नो दैट वेलोसिटी इक्वल टू, क्या है फॉर्मूला है हमारे पास? हाँ, 2 पाई के जेड ई स्क्वायर अपॉन एन एच, 2 पाई के जेड ई स्क्वायर अपॉन एन एच, यही है ना, 2 पाई के जेड ई स्क्वायर अपॉन एन एच, ठीक है। ये वेलोसिटी की वैल्यू हो गई। अब एक्चुअल में वेलोसिटी है कितनी और किस ऑर्बिट की है, कैसे पता करेंगे? तो इसको हम लोग क्या करते हैं, स्पीड ऑफ लाइट के टर्म्स में लिखते हैं। तो इसी को ऐसे लिख देते हैं, फॉर हाइड्रोजन एटम z इक्वल टू क्या होगा? 1। तो ये वेलोसिटी आ जाएगा हमारे पास 2 पाई के ई स्क्वायर अपॉन एन एच, ऐसा। z को 1 कर दिया। अब इसी में क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई करेंगे c से, स्पीड ऑफ लाइट से, 2 पाई के ई स्क्वायर अपॉन में सी एच, और c से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, ठीक है, हमने c से मल्टीप्लाई c से डिवाइड किया,
इसलिए ताकि हमारा आंसर जो स्पीड ऑफ लाइट के टर्म्स में आए। एन हमारा नंबर ऑफ ऑर्बिट है, उसको अलग कर दिया भाई, जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूमेगा उसमें स्पीड आ जाएगी। ये जो टर्म है ना, इसको हम बोल देते हैं अल्फा। क्या बोलते हैं? अल्फा। और ये है C/n। अल्फा को हम बोलते हैं फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू आती है 1/137 C/n, ऐसा। ठीक है, तो ये आ गया हमारा। अब देखो यहाँ पर जो अल्फा था ना, इसको अल्फा को हम क्या बोलते हैं? फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट। फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट अल्फा को बोलते हैं। इसकी वैल्यू आ गई वेलोसिटी की। अब यहां से क्या पता चलता है कि अगर फर्स्ट ऑर्बिट की बात कर रहे हैं, मतलब n = 1, तो फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व करेगा तो उसकी स्पीड 1/137 टाइम्स स्पीड ऑफ लाइट रहेगी। मतलब हाइड्रोजन एटम में जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा, तो जब फर्स्ट ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा तो स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 1/137 टाइम्स द स्पीड ऑफ लाइट। मतलब स्पीड ऑफ लाइट का 1/137 टाइम्स रहेगी। अगर सेकेंड ऑर्बिट की बात करते तो यहाँ 2 रख देते, मल्टीप्लाई कर देते, फिर स्पीड ऑफ लाइट क्या हो, मतलब वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता? कम हो जाता। ठीक है, तो इस टाइप से हम स्पीड भी कैलकुलेट कर सकते हैं। स्पीड वाला पोर्शन कम पूछा जाता है, बट ये रेडियस वाला पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे खूब क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की लिस्ट में डाल लो आप, है ना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की लिस्ट में डालो। ठीक है, ये हो गया हमारा कंप्लीट। अब आगे हम बात करेंगे एनर्जी के बारे में। एनर्जी के बारे में बात करेंगे। एक बार मैं देख लेता हूँ कितना टाइम हो गया है, एक्चुअल में काफ़ी टाइम हो गया। हाँ ठीक है, अभी टाइम है अपने पास। चलिए अब हम बात करेंगे एनर्जी के बारे में। टॉपिक क्या है, मैं एक बार टॉपिक देख लेता हूँ बुक में, फिर लिखते हैं ना। 1 मिनट में बुक में से टॉपिक देख लेता हूँ। आई थिंक एनर्जी ही आएगा, सीक्वेंस एक्चुअल में गड़बड़ हो जाएगा, इस वजह से देखना पड़ता है ना। चलिए, एनर्जी वाला टर्म है ना, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंपॉर्टेंट है, अभी इससे न्यूमेरिकल पूछे गए हैं। देखो चैप्टर छोटा ही है, कोई खास बात नहीं इसमें ना, छोटा चैप्टर आराम से आएगा। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व करेगा तो उसकी एनर्जी आएगी, कॉमन सी बात है ना। तो इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व करता है तो उसके पास एनर्जी आती है। तो अब इलेक्ट्रॉन जब घूम रहा है तो पहले काइनेटिक एनर्जी निकाल लेते हैं। ऐसे घूम रहा है इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के आसपास, r डिस्टेंस है, v वेलोसिटी से घूम रहा था इलेक्ट्रॉन, तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी। तो पहला हमारा आता है काइनेटिक एनर्जी। क्या आता है? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? हाफ mv²। यही होता है, हाफ mv²। तो एक काम करो, हमें एक चीज पता थी, यहां से हमने लिखा था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ऐसा लिखा था ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को हमने इक्वल करा था सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर, यही करा था भाई। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होंगे? बराबर। तो अगर r से r कट कर दूं मैं, एक r से एक r, तो mv² की वैल्यू मिल जाएगी हमें। और उसकी वैल्यू आ रही है, mv² की वैल्यू क्या आ रही? kZe²। देखो kZe² अपॉन में r, अपॉन में r, ये mv² की वैल्यू है। यहाँ 2 भी डिवाइड था, 2 को नीचे लिख दिया। तो ये आ गया हमारा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। क्या आ गया? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या आया? kZe² अपॉन में 2r। ये पहला फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अब दूसरा, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात कर लेते हैं। पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? तो देखो इलेक्ट्रॉन जब घूमेगा तो इनके बीच में r डिस्टेंस पे एनर्जी रहेगी, जिसे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बोलते थे। तो उसका फॉर्मूला क्या रहता है? kq1 q2 अपॉन में r, यही रहता था। अब यहां देखो kq1 मतलब चार्ज ऑफ न्यूक्लियस, q2 मतलब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब आप सोच रहे होगे यहाँ माइनस लगाया है, और जब इसे सॉल्व करा तब मैं माइनस नहीं यूज करा था, क्योंकि ये फोर्स था, दोनों फोर्स इक्वल करे थे ना हमने। अब फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो हम यहाँ पर इनका मैग्नीट्यूड लेते हैं, डायरेक्शन नहीं लेते। और ये हमारा स्केलर होता है पोटेंशियल एनर्जी, तो यहाँ पर चार्ज साइन के साथ लिए जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया? तो इसको हम लिख सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू माइनस ऑफ kZe²/r। ये आ गया हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। 2 हो गए। देखो
अब टोटल एनर्जी की बात करेंगे, क्या बात करेंगे, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो टोटल एनर्जी क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम, यही होगा टोटल एनर्जी। तो यहां से टोटल एनर्जी सॉल्व कर लेते हैं, दोनों को ऐड करना है और कुछ भी नहीं है, तो इसको हम ऐड कर लेते हैं। देखो इसके फॉर्मूले काम के हैं ना, सिर्फ फॉर्मूले, डेरिवेशन वगैरह कोई है नहीं इसमें, तो वो पूछे नहीं जाते, फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है और इनके रिलेशन आपस में है ना, तो वो देख लेते हैं। तो टोटल एनर्जी को कैसे लिखेंगे, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू लिखो के जेड ई स्क्वायर अपॉन में 2r माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन में r, ठीक है। तो टोटल एनर्जी क्या आएगी, तो यहां पर देखें ये 1 टाइम है और ये हाफ टाइम है, तो 1 टाइम बड़ा हुआ तो बचेगा क्या, माइनस का हाफ, भाई 1 बड़ा है ना, ये तो हाफ है, क्या बचेगा माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन में 2r, ये आ गया हमारा टोटल एनर्जी का फॉर्मूला, ठीक है। अब इनमें आपस में रिलेशन देख लेते हैं, इनमें रिलेशन कैसे कैसे हैं, ठीक है, इनके आपस में क्या करें, रिलेशन देख लेते हैं। देखो पहला ये है कि पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी दोनों बराबर आ रहे हैं, लगभग लगभग बराबर है, एक जैसे तो नहीं है, ऐसा लिख लेते हैं। देखो इनमें रिलेशन देखें, पहला देखो मैं अगर लिखूं, पहले काइनेटिक और टोटल को देखो ना, दोनों इक्वल हैं, जैसा ये है वैसा वो है, बट वो नेगेटिव है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ये पहला रिलेशन, मतलब टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों इक्वल आएंगे बट अपोजिट आएंगे, ये हो गया पहला, ठीक है। अब टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में रिलेशन देख लेते हैं, तो मैं टोटल एनर्जी को ऐसे लिख सकता हूं, टोटल एनर्जी इक्वल टू, देखो पोटेंशियल एनर्जी क्या है, के जेड ई स्क्वायर बाई आर, तो यहां पर अगर मैं 2 को छोड़ दूं तो बाकी क्या है हमारा, पोटेंशियल एनर्जी, क्या है पोटेंशियल एनर्जी, बस ये 2 आ रहा है एक्स्ट्रा, भाई ये वाला देखो ये वैल्यू जो है ना, इसको पोटेंशियल एनर्जी बोल रहे हैं, इसको उठा के यहां रख दो, 2 को छोड़ दो, बाकी तो पोटेंशियल एनर्जी लिखा है ना, तो पोटेंशियल एनर्जी बाय 2, तो 2 का इधर मल्टीप्लाई कर दे, ज्यादा बेटर है, 2 का इधर क्या करे, मल्टीप्लाई कर दे, तो इसको आप ऐसे लिख लेना, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू 2 टाइम्स टोटल एनर्जी, है ना, तो ये भी हो जाएगा हमारा, इसको लिख ही देते हैं ना वैसे ही, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू 2 टाइम्स टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू 2 टाइम्स टोटल एनर्जी, 2 टाइम्स टोटल एनर्जी, ये हो गया। अब देखो काइनेटिक एनर्जी को भी ले लेते हैं, अब जैसे कि ये पोटेंशियल एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी लिखा, 2 को 2 लिखा, ठीक है। अब टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी इक्वल है माइनस के साथ, तो माइनस के साथ इसको ऐसे लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी, ये लो एक और आ गया, माइनस बड़ा सा लगा लेंगे, माइनस हमेशा बड़ा लगाते हैं ताकि क्लियर रहे, ये रिलेशन है, ये रिलेशन जरूर इंपॉर्टेंट है, इनसे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, ठीक है। तो जब न्यूमेरिकल आए तो इसके हिसाब से आप कर लेंगे, ठीक है। तो ये आ गए एनर्जी हमारे अलग अलग इलेक्ट्रॉन की, इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल के पास भी आप सीधे न्यूमेरिकल पूछेगा और कुछ भी नहीं, फॉर्मूले में रिलेशन है, इनसे न्यूमेरिकल बनते हैं, ठीक है। तो न्यूमेरिकल के भी आप में इंपॉर्टेंट है, ठीक। अब एनर्जी के बारे में इतनी बात हो रही, तो एनर्जी भी कैलकुलेट कर लेते हैं कि एनर्जी होती कितनी इलेक्ट्रॉन की, तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन देख लेते हैं, एनर्जी का फॉर्मूला देखना है हमें, है ना, तो इसका नाम रहेगा, हमने एक बार देख लेते हैं क्या है, ये तो हो गया है हमारे पास, 2-3 चीजें इकट्ठी हो गई हैं, सीरीज के बारे में बाद में बात करेंगे, एनर्जी के बारे में ही बात कर रहे थे ना, अभी ये देखा था हमने एनर्जी, है ना। इस टोटल एनर्जी को हम ई से डिनोट करेंगे ना, एक काम करो एनर्जी निकाल लेते हैं यहाँ से, तो एनर्जी जो आएगी वो क्या आएगी, एनर्जी का हम टोटल एनर्जी को ई से डिनोट कर देते हैं ना, टोटल एनर्जी किससे, ई से, वैल्यू क्या आई थी हमारे पास, माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन में आर, 2r आया था आई थिंक, हाँ 2 आया था नीचे, ऐसा आया था, यही आया था, ठीक है, ये देखो लिखा हुआ माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन 2r। अब r की वैल्यू हमें पता है वैसे तो उठा के रख दो r की वैल्यू, तो माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन में 2, अब r की वैल्यू कितनी थी, n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर
एम के जेड ई स्क्वायर, मुझे जहां तक याद है यही थी, देख लेते हैं, एन स्क्वायर एच स्क्वायर, ये है एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपन 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर, 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर। यहां से देखो इसको सॉल्व करके, तो ये एनर्जी हमारे nth ऑर्बिट की आएगी, क्योंकि n हमारा है यहाँ पर nth ऑर्बिट का, तो इससे लिखेंगे एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट, 2 से 2 कट कर दो, माइनस ये ऊपर चला जाएगा 2, तो ये होगा 2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई की पावर 4 अपॉन एन स्क्वायर एच स्क्वायर। ये पहुंचा लेना आप, ये पूरा ऊपर चला जाएगा, 2 से बस 2 कट 4 कट जाएगा, 2 बचेगा, यानी कि 2 पाई स्क्वायर एम के जेड, ये बचेगा ऊपर, मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास एनर्जी का, ये आ गया हमारे पास एनर्जी का फॉर्मूला, ठीक है। यहां से क्वेश्चन कैसे बनेगा उसके बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले यहां देख लेते हैं फॉर हाइड्रोजन एटम, हम हाइड्रोजन एटम के बारे में बात कर रहे हैं, तो जेड कितना हो गया 1, जेड अगर 1 हो गया तो ई एन की वैल्यू लिखो, क्या आया -2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर ई की पावर 4 अपॉन एन स्क्वायर एच स्क्वायर, ठीक है। अब देखो इसको, अब अगर देखें तो यहाँ n को छोड़ के सभी कांस्टेंट है, सबकी वैल्यू रख सकते हैं, तो यहाँ ई एन जो आएगा, जब सब वैल्यूज रखेंगे इनकी, तो हमारे पास जो वैल्यू आती है ना, वो आती है -13.6 अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। किसमें आती है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ये आता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है ई एन का। अच्छा, यहां से न्यूमेरिकल बनता है, कैसा बनता है वो अभी यहाँ पे साइड में ही दिखा देता हूं मैं, ताकि आपको याद रहे कि न्यूमेरिकल कैसा बनता है। देखो, जैसे एनर्जी जो है ना वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रही है, एनर्जी किसके, देखो एक तो हो गया ऊपर जेड स्क्वायर और नीचे हो गया एन स्क्वायर, यानी कि एन स्क्वायर अपॉन में जेड स्क्वायर, तो इसको ऐसा लिख लो ना, एन बाय जेड का होल स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल के लिए इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट पूछता है। नंबर ऑफ ऑर्बिट दे देगा और जो भी जिसका न्यूक्लियस होगा, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम किसी का भी वो लिख देगा, तो उसका एटॉमिक नंबर रखना है और ऑर्बिट का नंबर आपको बताएगा, और सेकंड है कि थर्ड है, ठीक है। तो मेन तो हमारा ये फॉर्मूला एनर्जी का आ गया है। अच्छा, नंबर ऑफ ऑर्बिट अगर हम वैल्यू रखें तो हमारे पास एनर्जी आती रहेगी, जैसे कि आप इसको पहले नोट कर लो, ठीक है। जैसे कि एन की वैल्यू अगर मैं रखूं, तो यहां पर मैं रखूं फॉर ग्राउंड लेवल एनर्जी, ग्राउंड लेवल एनर्जी, अगर ग्राउंड लेवल की बात करेंगे तो फॉर ग्राउंड लेवल लिखो सिर्फ, है ना, फॉर ग्राउंड लेवल एन कितना हो जाएगा 1, तो एनर्जी कितनी आएगी E1 इक्वल टू माइनस ऑफ 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये सबसे कम एनर्जी है ग्राउंड लेवल पे। दूसरे पे आ जाओ, अब बात करेंगे फॉर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ध्यान रखेंगे इसको, है ना, ये क्या है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। अगर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की बात हो रही है, मतलब एन कितना आएगा 2 आएगा, कितना आएगा एन 2 आएगा, ठीक है। तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा E2 इक्वल टू -13.6 अपॉन 4, भाई स्क्वायर था ना यहाँ पर, देखा ये स्क्वायर था, एन स्क्वायर यानी कि 2 रखोगे, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, डिवाइड करो 4 से, कितनी बार गया 3 बार जाएगा, 3.4 आएगा, 3 चौक 12 होगा ना, ठीक है। ऐसे अब बात करेंगे आगे, ऐसे ही करते जाना है आगे। फॉर सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब एन कितना हो गया 3, अगर 3 रखेंगे तो E3 आएगा, यहाँ पर कितना आया -13.6 अपॉन 9, अब डिवाइड करोगे तो कितना है माइनस का 0.85 आएगा, ठीक है। ऐसे हम जाते जाएंगे आगे, जितना लेवल आपको कैलकुलेट करना है सारा कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये वैल्यू भी याद रखनी, मैं एक और लिख देता हूं फॉर, क्योंकि थर्ड तक ज्यादा पूछा जाता है, थर्ड एक्साइटेड स्टेट, तो n इक्वल टू कितना आएगा 4, तो E4 की वैल्यू आएगी, ये ध्यान रखना, अगर थर्ड बोल रहा मतलब एक नंबर बढ़ा लेना है, एक्साइटेड की बात हो रही है ना, ठीक है। तो ये 4 हो गया, तो ये आ गया -13.6 अपॉन में 16,
-0.54। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और हमें पता है एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों, टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों बराबर होते हैं, माइनस हटा देते हैं बस। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लो। इसके आगे हम आगे देख लेते हैं क्या क्या टॉपिक रह गए हैं। सही है, चलिए, थोड़ा सा लाइट का प्रॉब्लम आ गया था, हम आगे कंटिन्यू करते हैं ना। तो अब हम बात करेंगे स्पेक्ट्रल सीरीज की। किसकी बात करेंगे? स्पेक्ट्रल सीरीज। तो नेक्स्ट हमारा है स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम। स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसका न्यूमेरिकल, इसका 1 नंबर या 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको वेरी इंपॉर्टेंट की लिस्ट में रखो आप। ठीक है, ये मान के चलना कि इससे क्वेश्चन जरूर आएगा। ठीक, स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, तो अब स्पेक्ट्रल सीरीज कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो हमें एक्चुअल में क्या करना है, एनर्जी कैलकुलेट करते हैं यहां से। ठीक है, तो हमें एक चीज पता है, एनर्जी का एक फॉर्मूला था जिसको हम पढ़ रहे थे, En2 माइनस En1 इज इक्वल टू एच न्यू। इसे क्या बोलते थे हम? फ्रीक्वेंसी कंडीशन। हम यहां से क्या लाएंगे? सीरीज लाएंगे कुछ। कैसे? एक्चुअल में हाइड्रोजन एटम में क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी जंप करता है तो वो एनर्जी एमिट करता है। ठीक है, एनर्जी क्या करेगा? एमिट करेगा। तो कितनी वेवलेंथ होगी जब लाइट एमिट करेगा, उनकी वेवलेंथ हमें कैलकुलेट करना है। उसके लिए हमारे पास कुछ यहाँ पर सीरीज आएंगी। ठीक है, तो हमारे पास एक फॉर्मूला है एनर्जी का ये। अच्छा, एनर्जी का फॉर्मूला आया क्या था वो वैल्यू देखें। तो एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास आया था ई एन इक्वल टू माइनस 2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई की पावर 4 अपॉन एन स्क्वायर एच स्क्वायर। एक बार फॉर्मूला जरूर चेक कर लें कि यही आया था कि नहीं, है ना। 2 पाई स्क्वायर एम के जेड स्क्वायर ई, एम के स्क्वायर नहीं आएगा, एम के आएगा, एम के जेड स्क्वायर ई की पावर 4, ऐसा आया था। अब हाइड्रोजन एटम की अगर बात कर रहे हैं तो जेड तो 1 हो गया, जेड क्या हो गया? 1, तो जेड आएगा नहीं, तो ये ऐसे लिख सकते हैं ई की पावर 4। ठीक है, फॉर्मूला एक बार आप जरूर चेक कर ले। फिलहाल मैं यहाँ पे वैल्यू रखता हूँ, तो ऐसे लिख सकते हैं 2 पाई स्क्वायर एम के ई की पावर 4 डिवाइड बाय एच स्क्वायर। ठीक है, देखो चाहे En2 हो चाहे En1 हो, दोनों टर्म्स आएंगे एच स्क्वायर एन स्क्वायर को छोड़ के। एन स्क्वायर अगर छोड़ दिया जाए, बाकी तो इसमें भी आएगा और इसमें भी आएगा, तो हमने उसको क्या करा? कॉमन। तो यहां क्या बचा? यहां बचा हमारा 1 बाय n2 स्क्वायर, और यहां क्या बचा? 1 बाय n1 स्क्वायर, यही बचेगा। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है? एनर्जी माइनस में है। ठीक है, माइनस में, ये भी माइनस में रहेगा, मतलब n2 वाला माइनस में रहेगा और n1 वाला प्लस में रहेगा। ठीक है, तो हमने इसको ऐसे लिख दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसी को लिख दिया एच न्यू। कैसे लिख दिया? एच न्यू। ठीक है, माइनस साइन जो है ना, हमने इसके साथ ही रखा। भाई ये एनर्जी माइनस में होनी चाहिए, n2 वाली, तो n2 वाली माइनस में है, n1 वाली भी माइनस में होनी चाहिए, लेकिन माइनस का मल्टीप्लाई भी तो होगा, इसलिए n1 वाला प्लस हो जाएगा। यहां से हम फ्रीक्वेंसी की वैल्यू सॉल्व कर लेते हैं। तो न्यू की वैल्यू आ गई, h को डिवाइड कर दिया, 2 पाई स्क्वायर एम के ई की पावर 4 अपॉन, ये हो गया h की पावर 3, ब्रैकेट में क्या बचा? 1 बाय n1 स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 स्क्वायर, ऐसा बचा। ठीक है, अब यहां पर एक चीज हम करेंगे, फ्रीक्वेंसी को हम लिख सकते हैं c बाय लेमडा। क्या लिखते हैं? c बाय लेमडा, न्यू इक्वल टू c बाय लेमडा। तो यहां पर हम इसको ऐसे लिख देते हैं 2 पाई स्क्वायर एम के ई की पावर 4 अपॉन एच क्यूब, अब ब्रैकेट ऑफ 1 बाय n1 स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 स्क्वायर। हाइड्रोजन एटम की बात हो रही है ना, C को नीचे भेज दो, 1 बाय लेमडा आ गया। ठीक है, तो 1 बाय लेमडा, ये मैंने साइड में फॉर्मूला लिखा था, इसको मैं हटा देता हूं, इधर ही एडजस्ट कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, देखो यहां पर
अब क्या करेंगे, 1/λ निकाल लेते हैं, c को नीचे भेज दिया तो ये बचा 1/λ इक्वल टू 2π² mk e⁴ डिवाइड बाय c नीचे आएगा तो क्या होगा CH3 ब्रैकेट ऑफ 1/n1² माइनस 1/n2², ऐसा फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, ये जो टर्म्स है ना, यहां जब हम वैल्यूज सॉल्व करेंगे तो ये हमारा बचेगा R, इसे बोलेंगे रेडबर्ग कांस्टेंट। ये क्या है, R के बराबर है, इसे हम रेडबर्ग कांस्टेंट बोलते हैं पूरे को। इसकी वैल्यू आएगी, फिलहाल तो ये 1/n1² माइनस 1/n2² आया। ठीक है, तो हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया एक ऐसा। R को हम बोलते हैं रेडबर्ग कांस्टेंट। R क्या है, R हमारा रहेगा रेडबर्ग कांस्टेंट, रेडबर्ग कांस्टेंट। R की वैल्यू पता है, यहां लिख लेते हैं 1.09 इंटू 10⁻⁷ मीटर इनवर्स। ये R की वैल्यू ध्यान रखेंगे, हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया। वेवलेंथ यहां से पता चलेगी। कभी कभी इसको ऐसे भी लिखते हैं हम लोग, आप इसको आराम से नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, सिर्फ फॉर्मूला पे फोकस करेंगे। ये ऐसा डेरिवेशन नहीं पूछा जाता है, न्यूमेरिकल के लिए फॉर्मूला पूछा जाता है ना। इसमें एक चीज और आती है, एंगुलर वेव नंबर। यहां लिख लेते हैं इफ एंगुलर वेव नंबर इज न्यू बार, देन इसको बोलते हैं वेव नंबर, बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, वेव नंबर। तब क्या होगा, तो न्यू बार को लिखेंगे 1/λ इज इक्वल टू R ब्रैकेट ऑफ 1/n1² माइनस 1/n2²। ये आ गया हमारे पास फॉर्मूला। ठीक है, इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है। ये हो गया हमारा वेव नंबर या एंगुलर वेव नंबर। अब यहां से क्वेश्चन आएगा, जैसे कि हम बात करेंगे सबसे पहले जो हमारे पास सीरीज आ रही है, कौन कौन सी सीरीज मिलेंगी जब हाइड्रोजन हमारा हाइड्रोजन एटम में जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी जंप करेगा, तब हमारे पास कुछ सीरीज मिलेंगी। पहली सीरीज मिलेगी जिसे बोलेंगे लाइमन सीरीज। क्या बोलेंगे, लाइमन सीरीज। देखो इनको इनका सीक्वेंस बहुत आसानी से याद होगा, मैं पहले सीक्वेंस याद करा देता हूं आपको, है ना, फिर इसके बाद लिखेंगे। देखो हमारे पास 5 सीरीज रहती हैं। कितनी रहती है, 5। पहली रहती है लाइमन सीरीज, फिर आती है बामर सीरीज, फिर आती है पास्चन सीरीज, फिर आती है ब्रैकेट सीरीज, और इसके बाद आता है हमारे पास इसको बोलते हैं फुंड। ठीक है, फुंड सीरीज, पी फंड बोल देते हैं नॉर्मली। तो लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट, पी फंड, ये 5 सीरीज रहेंगी। ठीक है, अब देखो यहां पर हमारे पास फॉर्मूला ये है, R की वैल्यू हमें पता है 1.09 इंटू 10⁻⁷, तो ये तो फिक्स हो गया। N1 N2 क्या होते हैं वो देखेंगे। तो N1 N2 हमारे हैं ऑर्बिट, तो ये जैसे लाइमन के लिए N1 जो रहेगा, N1 की बात कर रहा हूं, वो 1 ही रहेगा। बामर के लिए जो N1 रहेगा वो 2 रहेगा, पास्चन के लिए N1 रहेगा वो 3 रहेगा, ब्रैकेट के लिए N1 4, और इसके फुंड के लिए 5। ये तो N1 की बात हो गई, है ना। N1 फिक्स हो गया हमारा कि लाइमन के लिए 1, बामर 2, पास्चन 3, ब्रैकेट 4 और फुंड का 5। N2 जो रहता है ना, ये हमारा वेरी करता है। जैसे कि मान लो सेकेंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट जंप कर रहे हैं, सेकेंड से फर्स्ट, तो लाइमन में आएगा। सेकेंड भी 2 भी हो सकता है कहीं बोले थर्ड से फर्स्ट में जंप करना है तो 3 से 1 में गए, 4 से फर्स्ट में जंप करना है तो 4 भी आएगा। ऐसे मतलब इसके आगे का नंबर 2, 3, 4। इसमें आ जाओ तो इसमें इसके आगे का नंबर 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। इसमें इसके आगे का नंबर 4, 5, 6, इसमें आगे का नंबर 5, 6, 7 ऐसे, इसमें इसके आगे का नंबर 6, 7, 8 ऐसे। तो इनके आगे का जो नंबर है वो N2 होगा। अब आपको बताएगा किस ऑर्बिट से किस ऑर्बिट में जंप कर रहा है। ठीक है, अच्छा, जब इलेक्ट्रॉन हमारा हायर से लोअर जंप करेगा तो एनर्जी एमिट करेगा। एनर्जी एमिट करेगा तो लाइमन में कैसी एनर्जी आएगी, तो इसको ऐसे याद करते हैं यूवी इंडिया। यूवी इंडिया मतलब लाइमन सीरीज में
जो कलर निकलेगा या जो लाइट एमिट होगी उसकी जो वेवलेंथ है वो अल्ट्रा वायलेट वेवलेंथ के बराबर होगी। ठीक है, अल्ट्रा वायलेट। बामर में आएगा विजिबल, कौन सा आएगा? विजिबल। और पास्चन ब्रैकेट पी फंड तीनों में क्या आएगा? आई। इसको यूवी इंडिया से याद रखेंगे, युवराज सिंह इंडिया से खेलते थे ना, तो इसलिए यूवी इंडिया आएगा, युवराज सिंह इंडिया ऐसे थे। तो यू से लाइमन हो गया, लाइमन सीरीज के लिए अल्ट्रा वायलेट, बामर सीरीज में विजिबल, और पास्चन ब्रैकेट पी फंड में कौन सा लाइट निकलेगा? इंफ्रारेड। मतलब ये इंफ्रारेड रीजन पे लाई करेंगे, ये विजिबल रीजन पे और ये लाइमन पे। तो ये याद रखने का तरीका है। चलिए अब हम बात करेंगे यहां पर, तो जैसे लाइमन सीरीज की बात कर रहे हैं, तो लाइमन सीरीज में N1 क्या रहेगा? 1, एंड N2 जो रहेगा वो हायर एनर्जी लेवल है, वो 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। ऐसे जैसे इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम हायर एनर्जी टू लोअर एनर्जी, सेकेंड वाले से फर्स्ट में जंप करेगा तो N2 2, N1 1, थर्ड से फर्स्ट में जंप करेगा तो ये N2 3, N1 1 ऐसे। तो यहाँ फॉर्मूला क्या आया? न्यू बार इक्वल टू 1 बाई लैम्डा इक्वल टू आर ब्रैकेट ऑफ 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/N2 का स्क्वायर। अब N2 तो हमें पता नहीं है ना कि N2 होगा क्या, पता है क्या? नहीं, तो N2 हमें नहीं पता, इसलिए N2 को हम N2 लिखेंगे। कहां पे लाई करेगा? तो ये लिखेंगे इट लाइज इन अल्ट्रावायलेट रीजन। कहां पे लाई करेगा? अल्ट्रावायलेट। ऐसे ही हम बात करेंगे, सेकेंड लाइमन हो गया। अब बात करेंगे हम लोग लाइमन के बाद बामर के बारे में। ठीक है, यहां देख लेते हैं सेकेंड नंबर बामर सीरीज। सिर्फ फॉर्मूले याद रखना है ना, और फॉर्मूले तो याद हो ही गए होंगे। बामर सीरीज, तो बामर सीरीज में देखें अगर ध्यान से, तो फॉर्मूला क्या होगा? यहाँ N1 कितना रहेगा? 2, और N2 कितना रहेगा? हायर एनर्जी 3 होगा, 4 होगा, 5 ऐसे। मतलब यहाँ अगर फॉर्मूला देखें तो क्या आएगा? 1 बाई लैम्डा या न्यू बार इक्वल टू, इसको लिखेंगे R ब्रैकेट ऑफ 1 बाई 2 का स्क्वायर माइनस 1 बाय N2 का स्क्वायर ऐसे। ठीक है, अब यहां ये किस में एग्जिस्ट करेगा? तो लिखेंगे इट लाइज इन विजिबल। कहां पे? विजिबल रीजन ऐसे। ऐसे ही हम बात करेंगे थर्ड में। तीसरे में हम बात करते हैं लाइमन बामर पास्चन, पास्चन सीरीज। अब पास्चन सीरीज में देखें तो N1 कितना रहने वाला है? तो N1 रहेगा 3 और N2 रहेगा इसके आगे का नंबर 4 5 6 ऐसे। ये हटा देता हूं मैं, है ना, ये समझने के लिए बनाया था हमने। डायरेक्ट याद रहेगा तो क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, ऐसे। तो यहां वैल्यू रख दें तो क्या आएगा? न्यू बार इक्वल टू 1 बाई लैम्डा इक्वल टू आर, आर ब्रैकेट ऑफ 1 बाय 3 का स्क्वायर माइनस 1 बाय N2 का स्क्वायर। ठीक है, ये कहां लाई करेगा? तो इट लाइज इन इंफ्रारेड, इट लाइज इन इंफ्रारेड रीजन ऐसे। सेम एज मैं आगे के लिख रहा हूं 2 का। तीसरा हो गया, चौथा ब्रैकेट ब्रैकेट सीरीज। ब्रैकेट सीरीज में क्या होगा? N1 हमारा हो जाएगा 4 और N2 हो जाएगा 5 6 7 ऐसे। तो यहां क्या होगा? 1 बाई लैम्डा इक्वल टू आर ब्रैकेट ऑफ 1 बाई 4 स्क्वायर माइनस 1 बाय N2 स्क्वायर। और ये भी हमारा इंफ्रारेड में लाई करेगा। कहां लाई करेगा? इंफ्रारेड। ऐसे लिख देता हूं मैं। आपसे अलग से भी पूछा जाता है कि किस रीजन पे लाई करेगा, तो वो भी आप ध्यान रखेंगे, है ना। अब आ जाते हैं लास्ट वन, दैट इज नोन एज पी फंड सीरीज। आपको वो क्लियर बोलेगा किस एनर्जी लेवल से किस एनर्जी लेवल पे हम जंप कर रहे हैं। तो इसमें क्या आएगा? 1 बाय लैम्डा इक्वल टू आर ब्रैकेट ऑफ 1 बाय, अब ये N1 कितना हो गया? 5 स्क्वायर, N2 कितना हो गया? कोई भी नंबर आएगा 5 के आगे का ऐसे। ठीक है, तो यहां भी ध्यान रखेंगे N1 हमारा
5 है और N2 हमारा 6, 7, 8 ऐसे। और पी फंड हमारा किस में लाई करेगा, ये भी इंफ्रारेड में लाई करेगा। तो ये हमारी कुछ सीरीज है, आप आराम से इसको नोट कर ले। मैं एक बार स्क्रीन देख लेता हूँ, फिर आगे बता देता हूँ। 10 मिनट रह गया लगभग, हार्डली 10 मिनट्स। चलिए ठीक है, तो ये हो गया कंप्लीट हमारा। अब इसमें एक क्वेश्चन आता है कभी कभी कि शॉर्टेस्ट वेवलेंथ की अगर बात करें तब N2 क्या लेंगे। तो ये डायरेक्ट याद रखेंगे, फॉर शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, या हम इसी को बोल सकते हैं लॉन्गेस्ट फ्रीक्वेंसी। अगर ऐसा आता है तो जो N2 रहता है वो कितना हो जाता है, इन्फिनिटी। इस बात का आप ध्यान रखोगे, N2 क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। तो फॉर्मूला जिसके लिए पूछे उसके हिसाब से लगाओ। जैसे मान लो अगर आपसे पूछता है कि शॉर्टेस्ट वेवलेंथ पास्चन सीरीज की बताना है, तो 1/λ इक्वल टू आर ब्रैकेट ऑफ 1/3 स्क्वायर माइनस 1/इंफिनिटी स्क्वायर। और इनफाइनाइट का स्क्वायर अगर करेंगे 1/, तो ये क्या हो जाएगा, 0। तो ये हट जाएगा, मतलब r डिवाइड बाई 9 बचेगा। उल्ट रेसिप्रोकल करोगे 9/r आ जाएगा। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन आता है शॉर्टेस्ट वेवलेंथ या लॉन्गेस्ट फ्रीक्वेंसी, दोनों का पूछा जाता है ना, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ और लॉन्गेस्ट फ्रीक्वेंसी का पूछता है। ठीक है, ये हमारे यहाँ क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट भी है, पूछा भी जाता है। तो ये हो गए हमारी सारी सीरीज के क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर एक दो चीजें हैं जो बेसिकली कभी कभी आ जाती हैं, जैसे कि आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है। आयोनाइजेशन एनर्जी का सिर्फ इतना सा मतलब होता है, किसी एटम से अगर किसी इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। मतलब ये हुआ एनर्जी रिक्वायर्ड टू टेक आउट द इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली आउट ऑफ द एटम, है ना। तो ऐसे लिख सकते हैं, एनर्जी रिक्वायर्ड टू knock the electron completely from एटम। एटम से कंप्लीटली उसे बाहर निकालना है, तो इसके लिए एनर्जी फॉर्मूला क्या हो जाएगा। तो आयनाइजेशन एनर्जी को हम लोग ई आई से भी डिनोट करते हैं, ऐसे लिखते हैं इन्फिनिटी माइनस ग्राउंड लेवल एनर्जी, ऐसे। तो अगर हम ग्राउंड लेवल एनर्जी के हाइड्रोजन एटम के बारे में बात कर रहे हैं तो आयनाइज इसको आई से डिनोट कर लो, आई से डिनोट करते हैं। तो आई इक्वल टू हम ऐसे लिख सकते हैं, ये 0 हो जाएगी, इनफाइनाइट पे एनर्जी क्या होगी, 0, और ये होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो माइनस माइनस क्या होगी, प्लस। तो ये हो गया हमारे पास 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दैट इज द आयोनाइजेशन एनर्जी फॉर हाइड्रोजन एटम। ठीक है, तो ये आयोनाइजेशन एनर्जी हो गया। ठीक है, यहीं तक हमारे पास जितने क्वेश्चन है यहीं तक पूछे जाते हैं। अब एक फॉर्मूला है जिससे कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, टाइम पीरियड का एक फॉर्मूला है, कभी कभी पूछ लेता है कि टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है। तो देखो, टाइम पीरियड अगर किसी भी इलेक्ट्रॉन का निकालोगे जब वो रिवॉल्व करेगा न्यूक्लियस के आसपास, ठीक है, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, 2πr डिवाइड बाय वेलोसिटी, ऐसे लिख सकते हैं। तो अगर मैं nth ऑर्बिट की बात कर रहा हूं तो यहाँ n लगा लो, ऐसे लिख सकते हैं। बस हमें कुछ नहीं करना है, हमें कैसे भी करके यहाँ पर वैल्यूज लानी है। 2π/v को v लिख दिया, r की वैल्यू क्या आई थी याद होगा आप लोगों को, n स्क्वायर h स्क्वायर, v की वैल्यू भी लिखेंगे हम, है ना, डिवाइड बाय, मुझे याद नहीं है, 2π² m के ZE स्क्वायर, ऐसा कुछ आता था। देखो अब फॉर्मूला बनाना पड़ेगा, उस समय हम लोगों ने बनाया था लेकिन लाइट चली गई थी इसलिए दिक्कत दे रहा है। अच्छा, वेलोसिटी की वैल्यू क्या आती थी, वेलोसिटी की वैल्यू अगर याद हो तो वेलोसिटी की वैल्यू कुछ ऐसी आती थी हमारे पास। हम लोग एंगुलर मोमेंटम वाले फॉर्मूले में रख रहे थे ना, mvr अब इक्वल टू NH/2π था,
तो वेलोसिटी की वैल्यू आ रही थी वहां पर NH अपॉन में 2 पाई, अच्छा यहाँ से वेलोसिटी नहीं निकाला था हमने, रेडियस निकाला था, 2 पाई mv लिखा था, और इस रेडियस को हमने इक्वल करा था जो पहले एक रेडियस आई थी हमारे पास। वो रेडियस कितनी आई थी याद करना पड़ेगा ना अपने को। वो रेडियस हम लोगों ने निकाली थी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इक्वल करके, है ना। तो वो आता था ऐसा करके, kZe²/r इक्वल टू mv²/r, mv² आया था। r की वैल्यू हमने निकाली थी kZ²/mv²। 2 मिनट है ना, अभी निकल आएगा। ये आया था r की वैल्यू, ठीक है। इस दोनों को इक्वल कर दिया था हमने, मतलब kZe² अपॉन में mv² लिखेंगे। mv से mv कट जाएगा, mv से mv कट जाएगा तो वेलोसिटी आ जाएगा यहाँ से, है ना। तो mv से mv कट जाएगा, एक वेलोसिटी की वैल्यू आएगी। तो वेलोसिटी हमारा आता था k, इसी में मल्टीप्लाई होगा 2 पाई kZe² अपॉन में NH आता था, ये आता था, है ना, वेलोसिटी की वैल्यू। तो वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं 2 पाई kZe² अपॉन में NH, ऐसा, ठीक है। ये हमने कैलकुलेशन करी है इतनी सारी, वो इसलिए करी थी, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो अगर सॉल्व करें तो क्या होगा, 2 पाई से 2 पाई तो कट जाएगा, n और ऊपर चला जाएगा, तो ये बचेगा Tn इक्वल टू n क्यूब h क्यूब, n क्यूब और h क्यूब हो गया ना, डिवाइड बाय, बाकी सब मतलब है नहीं इतना। 2 को 2 लिखो, पाई² को पाई² लिखो, m को m लिखो, k² को k², z² को z², e की पावर 4। हमारे कोई खास काम नहीं है इसमें। देखो ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हमें सीधे मतलब है Tn से। ये बाकी जो बचेगा ना, इसको हम T0 नाम देंगे, इनिशियल वाला, स्टार्टिंग वाला। मतलब अगर n को मैं 1 रख दूं, यहाँ जो आएगा ना, जैसे पहले ऑर्बिट की बात करें तो देखो इसको डायरेक्ट याद रखेंगे, Tn इक्वल टू n क्यूब, और इनटू में इसको लिखेंगे T0, स्टार्टिंग वाला टाइम पीरियड जो है। जैसे आपको मान लो सेकेंड ऑर्बिट निकालना है तो n हमारा 2 रहेगा, 2 की पावर 3 इनिशियल का। अगर थर्ड ऑर्बिट का टाइम पीरियड निकालना है तो n की जगह 3 रखो, तो यहाँ 3 का क्यूब, और जो बचा है उसको इनिशियल के कंपेयर में लाएंगे, है ना। तो ये हमारा फॉर्मूला बनेगा। मैं एक बार ये फॉर्मूला जरूर चेक करना चाहूँगा, है ना। तो आप लोग एक बार नोट करो, बाकी मेरे हिसाब से तो ये होना चाहिए, बाकी मैं देख लेता हूँ। सही है, n क्यूब h क्यूब अपॉन 4 पाई², मतलब यहाँ पर 4 पाई² आएगा, है ना, 4 पाई² mk² z e की पावर 4। रेडियस का फॉर्मूला क्या था फिर, रेडियस n² h² अपॉन 4 पाई², ये 4 था रेडियस में, है ना, 4 था ये, इस वजह से यहाँ 4 आया था, ये कट गया था, यहाँ 4 आया था। तो इस फॉर्मूले में 4 आएगा, 4 पाई² आएगा, इस जगह हम लिखेंगे 4, है ना, ये 4 आएगा। बाकी पाई² mk² z e की पावर 4, ये z आएगा, e की पावर 4 नहीं आएगा, z आएगा, सिर्फ z आएगा, z e की पावर 4। z कैसे आ रहा है, इस फॉर्मूले में मतलब z नहीं था। देखो वो फॉर्मूला है, बना लेना आप लोग, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो वेलोसिटी वाले में z नहीं होगा, फिर वेलोसिटी वाले में हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं ना, चलो कोई बात नहीं। रेडियस वाला फॉर्मूला क्या है, इसमें z रहेगा, इसमें z नहीं रहेगा, मतलब, है ना, ये नहीं रहेगा फिर, ठीक है। वो तो अपना कोई दिक्कत वाली बात है, मेन हमारा फॉर्मूला ये है, इससे क्वेश्चन आता है डायरेक्ट, आपको ये याद रखना है, और एक डायरेक्ट आपको ये याद रखना है, ये 2 फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो ये फाइनली हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए। ऐसे ही लेक्चर देखते रहो, आगे बढ़ते रहो, मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंद।